नमस्ते दोस्तों, अरविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण वर्ल्ड मैपिंग को इस मैराथन क्लास में एक नए तरीके से पढ़ेंगे। यह क्लास यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक नॉर्थ अमेरिका का संपूर्ण भूगोल एवं अर्थव्यवस्था को मैप और कहानी के द्वारा समझेंगे। हाँ दोस्तों, और देखिए, हमें आज सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटने हैं। हम क्या करेंगे, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर एक सिस्टमैटिक सफर करेंगे। सही कहा। क्योंकि भूगोल को रटना नहीं है, उसे समझना है। हम भौगोलिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को एक साथ जोड़ेंगे, जैसे कहाँ पहाड़ है और उन पहाड़ों ने कैसे वहाँ की इकोनॉमी को बनाया है। बिल्कुल, ताकि दिमाग में एक एकदम क्लियर मेंटल मैप बन जाए जो एग्जाम के दिन बिल्कुल सामने आ जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमुख देश और उनकी सीमाओं से, यानी कंट्रीज एंड बॉर्डर्स। तो मैप में सबसे ऊपर यानी उत्तर की तरफ अगर ध्यान दें तो वहां आता है एंग्लो अमेरिका। राइट। और एंग्लो अमेरिका में मुख्य रूप से दो देश शामिल हैं, कनाडा और यूएसए। बिल्कुल। अगर हम इसको अपने भारतीय प्रशासन के उदाहरण से समझें तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे एक बहुत बड़ा राज्य होता है और उस राज्य के कुछ मुख्य जिले होते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था का भार उठाते हैं। हाँ हाँ, ठीक वैसे ही एंग्लो अमेरिका इस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा और मुख्य हिस्सा है। सही एनालॉजी है। अब एंग्लो अमेरिका से ठीक दक्षिण की दिशा में आइए, वहां हमें मिलता है मेक्सिको। अच्छा। और मेक्सिको से थोड़ा और नीचे जाने पर एक पतली सी जमीन की पट्टी शुरू होती है। इस हिस्से को मध्य अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। तो क्या मध्य अमेरिका कोई एक बड़ा देश है? नहीं, यही ध्यान रखना है, ये एक देश नहीं है। इसमें दरअसल 7 छोटे छोटे देश आते हैं। अच्छा, 7 देश। हाँ, और उनके नाम मैप पर क्लियर होने चाहिए। ये हैं ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। राइट। ये सातों देश मिलकर एक लैंड ब्रिज की तरह काम करते हैं। अब अगर हम इस लैंड ब्रिज से थोड़ा पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ देखें तो वहां कैरिबियन सागर है। बिल्कुल। और वहां द्वीपों का एक पूरा समूह है जिसे हम कैरिबियन आइलैंड ग्रुप कहते हैं। यहाँ कुछ काफी जाने माने द्वीप हैं जैसे क्यूबा, जमैका, पुर्तोरिको और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। हाँ, और यहाँ पर एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही जरूरी फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इसे एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह याद रखना है। अच्छा, मैथ्स जैसा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में कैसे? देखिए, दो अलग अलग देश हैं, एक है हेती और दूसरा है डोमिनिकन रिपब्लिक। पर जब आप मैप पर देखते हैं तो ये दोनों देश जमीन के एक ही बड़े टुकड़े पर बसे हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक जब ये दोनों मिलते हैं तो इस पूरे द्वीप को हिस्पैनियोला आइलैंड कहा जाता है। अरे वाह, यानी हेटी प्लस डोमिनिकन रिपब्लिक बराबर हिस्पैनियोला आइलैंड। एकदम सही, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये तो हुई जमीन और देशों की बात। हाँ। अब हम जमीनों को अलग करने वाले रास्तों की बात करते हैं। मेरा मतलब है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट से। हाँ, ये तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस शब्द का अर्थ थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। स्ट्रेट यानी जलसंधि, ये होती क्या है दरअसल? देखिए, स्ट्रेट पानी का एक पतला और संकरा रास्ता होता है। इसका काम क्या है? ये दो बड़े जल निकायों को, जैसे महासागरों या खाड़ियों को आपस में जोड़ती है और इसके आसपास जो जमीन होती है ये उस जमीन को अलग करती है। अच्छा, पानी को जोड़ती है और जमीन को अलग करती है। बिल्कुल। अब उत्तर की तरफ चलिए, वहां कुछ बहुत ठंडी और जरूरी जलसंधियां हैं। सबसे पहले डेविस स्ट्रेट यानी डेविस जलसंधि। राइट। ये कनाडा के बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। जमीन अलग हो गई और जोड़ने का काम कहाँ होता है? ये बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। और उसके ठीक आसपास एक दूसरी स्ट्रेट भी आती है, हडसन स्ट्रेट यानी हडसन जलसंधि। सही कहा। ये कनाडा के ही अंगावा पेनिनसुला, मेरा मतलब अंगावा प्रायद्वीप और बैफिन आइलैंड को एक दूसरे से अलग करती है। और जोड़ती किसको है? नाम से ही पता चलता है कि ये हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर के पानी से जोड़ती है। एकदम पॉइंट पर है आप। ये तो हो गई उत्तर की बात। अब आते हैं दक्षिणी जलसंधियों पर, जो व्यापार और ट्रेड के लिए बहुत बिजी रहती हैं। यहाँ हमें मिलती है फ्लोरिडा स्ट्रेट यानी फ्लोरिडा जलसंधि। अच्छा, फ्लोरिडा जलसंधि किन जमीनों को काटती है? ये यूएसए के फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा और बहामास से अलग करती है और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये मेक्सिको की खाड़ी को सीधा अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है।
ये तो सच में ट्रेड का मेन रास्ता हुआ। पर ट्रेड की बात आई है तो 2026 एग्जाम अपडेट के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करना जरूरी है। हाँ, आप पैनामा कैनाल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, पैनामा कैनाल यानी पैनामा नहर, ये कैरिबियन सागर को, जो अटलांटिक का हिस्सा है, सीधा प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लेकिन इस नहर को बनाते वक्त जल स्तर को कंट्रोल करने के लिए इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया। हाँ, यहाँ पर एक झील का उपयोग होता है जिसे गैटून लेक कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक मैन मेड लेक यानी मानव निर्मित झील है, यानी प्राकृतिक नहीं है। सेट करके बड़े बड़े शिप्स को पहाड़ी जमीन के ऊपर से पार कराया जा सके। इस नहर के दो मुख्य पॉइंट दिमाग में रखने हैं। एक तरफ कोलोन बंदरगाह है और दूसरी तरफ पनामा सिटी है। क्या जबरदस्त इंजीनियरिंग है। अब इनके अलावा दो और मुख्य जल संधियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली है बेरिंग स्ट्रीट यानी बेरिंग जल संधि। बिल्कुल। ये इसलिए खास है क्योंकि ये यूएसए के अलास्का को रशिया के साइबेरिया से अलग करती है, यानी एक तरह से नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है। और पानी के नजरिए से ये आर्कटिक महासागर के बोफर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। सही। और आखिरी महत्वपूर्ण चैनल है युकटान चैनल। ये जमीन के लेवल पर मेक्सिको के युकटान प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। और अगर जल निकायों की बात करें तो ये मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ देता है। तो हमने बॉर्डर्स, देशों और पानी के रास्तों को डिकोड कर लिया। अब मैप को और थोड़ा 3D में देखते हैं और चलते हैं पहाड़ों की तरफ, माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स। हाँ, जब हम महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से को देखते हैं तो वहां एक शब्द हमेशा आता है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा यानी पश्चिमी कॉर्डिलेरा। ये कॉर्डिलेरा शब्द सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आखिर ये क्या होता है? ये नॉर्मल माउंटेन रेंज से अलग कैसे है? देखिए, नॉर्मल माउंटेन रेंज अक्सर एक ही टाइम पीरियड में बनती हैं, लेकिन कॉर्डिलेरा का मतलब होता है ऐसे पहाड़ों का विशाल समूह जिनका निर्माण विभिन्न कालों में यानी अलग-अलग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स में हुआ हो। इसीलिए इस पूरे सिस्टम को वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। अच्छा, मतलब अलग-अलग उम्र के पहाड़ एक साथ मिल गए हैं? बिल्कुल। और इस कॉर्डिलेरा के अंदर 3 बहुत ही प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हैं। तो सबसे उत्तर में कौन सी है? सबसे ऊपर आती है अलास्का रेंज। इसकी चोटी पर खास ध्यान देना है। इसकी चोटी है माउंट मैकिनली और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यानी पूरे महाद्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट मैकिनली है। राइट। और उसके नीचे थोड़ा और दक्षिण आइए तो कोस्ट रेंज आती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन है। ये माउंट लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ओके। और तीसरी? फिर आता है विशाल रॉकी पर्वत। ये इस कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी प्रमुख चोटी है माउंट एल्बर्ट। अब इन तीनों चोटियों को और रेंजेस को याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल नोट्स में दी गई एक कमाल की मेमोरी ट्रिक है। दोस्तों ध्यान से सुनिए। हाँ, ट्रिक बताइए। ट्रिक ये है, अलास्का का मैकेनिक कोस्ट पर लोगों से बोला, रॉकी का एल्बर्ट आ रहा है। अरे वाह, इसको डिकोड कर देते हैं। हाँ देखिए, अलास्का का मैकेनिक यानी अलास्का रेंज की चोटी माउंट मैकिनली, कोस्ट पर लोगों से बोला यानी कोस्ट रेंज की चोटी माउंट लोगन, और आखिर में रॉकी का एल्बर्ट आ रहा है यानी रॉकी पर्वत की चोटी माउंट एल्बर्ट। ये ट्रिक तो सीधा दिमाग में प्रिंट हो गई। ये तो था पश्चिमी हिस्सा, लेकिन जब मैप पर हम पूर्वी हिस्से में जाते हैं तो वहां की ज्योग्राफी बदल जाती है। राइट, वहां क्या है? वहां हमें मिलते हैं ईस्टर्न एंड ब्लॉक माउंटेन्स यानी पूर्वी एवं ब्लॉक पर्वत। इसमें सबसे प्रमुख है एपलेशियन माउंटेन यानी अपलेशियन पर्वत। ज्योग्राफी की भाषा में इसे एंशिएंट फोल्डेड रेजिडुअल यानी प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत के रूप में वर्णित किया जाता है। एंशिएंट फोल्डेड रेजिडुअल यानी प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत, ये कैसा होता है? अगर थोड़ा आसान भाषा में समझें, भारत के किसी उदाहरण से। देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे भारत में अरावली पर्वत है। एक समय में ये पहाड़ बहुत ऊंचे हुआ करते थे, हिमालय की तरह फोल्ड होकर बने थे, लेकिन लाखों सालों से बारिश, हवा और मौसम की मार की वजह से ये घिस-घिस कर अब सिर्फ अवशिष्ट यानी रेजिडुअल रह गए हैं। अच्छा, घिसे पिटे पुराने पहाड़। हाँ, एपलाचियन बिल्कुल वैसा ही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है जो ब्लू रिज क्षेत्र में स्थित है। और इसके अलावा ब्लॉक पर्वत का भी जिक्र किया गया है, सियरा नेवाडा यानी सियरा नेवाडा। इसे ब्लॉक माउंटेन यानी ब्लॉक पर्वत कहा गया है।
इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनी है। बिल्कुल। और इन दोनों को दिमाग में रखने के लिए एक दूसरी शानदार ट्रिक है नोट्स में। जी हाँ, वो ट्रिक है एप्पल मिला तो सियरा व्हाइट हो गई। बहुत आसान। एप्पल से एपलाचियन और मिला से उसकी चोटी मिचेल, फिर सियरा से सियरा नेवाडा और व्हाइट से उसकी चोटी विटनी। एकदम परफेक्ट। अब दोस्तों, जहां पहाड़ होंगे वहां बर्फ गिरेगी और पिघलकर पानी झीलों का निर्माण करेगी। तो चलिए अपने मैपिंग के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। मेजर लेक्स यानी प्रमुख झीलें हैं। लेक्स का मैपिंग सीक्वेंस हमेशा एग्जाम का फेवरेट होता है। सबसे पहले कनाडा की झीलों को देखते हैं। इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम यानी नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। तो उत्तर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है ग्रेट बियर झील, और मैप पर ध्यान दें तो आर्कटिक सर्कल इसके ठीक ऊपर से गुजरता है। एकदम सही। उसके थोड़ा दक्षिण में आने पर मिलती है ग्रेट स्लेव झील, और उसके बाद आती है एथाबास्का झील। इकोनॉमिक पॉइंट से ये बेहद खास है क्योंकि ये झील और इसके आसपास का एरिया यूरेनियम के भंडारों के लिए मशहूर है। अच्छा, फिर आगे आती है रेनडियर झील, और आखिर में सबसे दक्षिण की तरफ मिलती है विनिपेग झील। और विनिपेग सिर्फ एक झील नहीं है, इसके आसपास की जमीन गेहूं की खेती के लिए इतनी अनुकूल है कि इसे विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी याद रखना है। अब इस पूरे नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर को याद रखने के लिए हम एक्सपर्ट लेवल ट्रिक का उपयोग करेंगे। ट्रिक ये है दोस्तों, भालू का गुलाम कथा सुनकर रेनकोट पहनकर विंग से उड़ा। क्या बात है! इसे मैप पर बिठाते हैं। भालू से ग्रेट बेर, गुलाम से ग्रेट स्लेव, कथा से अथाबास्का, रेनकोट से रेनडियर और विंग से विनिपेग झील। सीक्वेंस हमेशा के लिए लॉक हो गया। बिल्कुल, ये थी कनाडा की झीलें। पर कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर एक ऐसा समूह है जिसे ग्रेट लेक्स यानी महान झीलें कहा जाता है। इन 5 झीलों के समूह का अपना अलग ही आर्थिक और भौगोलिक महत्व है। ये तो नॉर्थ अमेरिका का इंजन है। इन 5 झीलों में शामिल हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। अगर एक एक करके इनकी विशेषता देखें तो सबसे पहले आती है सुपीरियर झील। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाँ, और सिर्फ मीठे पानी के लिए नहीं, इसमें मैसेबी रेंज यानी मिजावी रेंज है जो लॉ आयस्क यानी आयरन ओर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और इसी लोहे के कारण यहाँ दुलूथ नाम का एक प्रमुख इस्पात केंद्र यानी स्टील सेंटर विकसित हुआ है। तो इकोनॉमी सीधा ज्योग्राफी से जुड़ी है। उसके बाद आती है मिशिगन झील। ये इसलिए खास है क्योंकि इन 5 में से यही अकेली झील है जो पूर्णतः यानी कंप्लीटली यूएसए की सीमा में स्थित है। बाकी सब बॉर्डर शेयर करती हैं। सही कहा। और उसके बाद बची इरी और ओंटारियो। इन दोनों झीलों के जल स्तर में अंतर की वजह से इनके मध्य में प्रसिद्ध नायग्रा फॉल्स यानी नायग्रा जलप्रपात स्थित है। राइट। और ओंटारियो झील के पास हैमिल्टन शहर बसा है, जहां इतना उद्योग होता है कि उसे कनाडा का बर्मिंघम तक कहा जाता है। लिखने के लिए कौन सी ट्रिक है नोट्स में? उसकी ट्रिक ये है, सुपर मशीन है, ई रिक्शा और ऑटो। बहुत खूब। सुपर से सुपीरियर, मशीन से मिशिगन, है से हरॉन, ई रिक्शा से ईरी और ऑटो से ओंटारियो। इन मेमोरी ट्रिक्स के बिना मैप को दिमाग में बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। खैर, पहाड़ों और झीलों को कवर करने के बाद अब नदियां और उनके किनारे बसे शहरों का रुख करते हैं। मेजर रिवर्स एंड सिटीज। नदियों का सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है मिसिसिपी मिजूरी नदी तंत्र। हाँ, ये सबसे लंबा तंत्र है ना। बिल्कुल, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। और ध्यान दीजिए कि इसका मुहाना, माउथ यानी मुहाना, जहां नदी समुंदर से मिलती है वो मेक्सिको की खाड़ी में गिरता है। इस विशाल नदी के किनारे कुछ बहुत प्रमुख शहर बसे हैं, जैसे सेंट लुइस। अच्छा। ये शहर मांस प्रसंस्करण यानी मीट प्रोसेसिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और जहां नदी मिलती है समुद्र से, वहां न्यू ऑर्लियंस नाम का शहर है जो चीनी और चावल के निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद एक दूसरी नदी आती है पूरब में, सेंट लॉरेंस नदी। मैप के हिसाब से इसका ओरिजिन यानी उद्गम ओंटारियो झील से होता है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नदी विश्व के व्यस्ततम अंतस्थलीय जल मार्गों यानी बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज में से एक है। सही। इस नदी ने ट्रांसपोर्ट को इतना सस्ता और आसान बना दिया है कि इसके किनारे कनाडा के 2 सबसे बड़े शहर बसे हैं, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। ये तो हुई व्यापार की बात, लेकिन एक नदी ऐसी भी है जिसने पहाड़ों को काटकर भूगोल का चमत्कार ही कर दिया। मैं कोलोराडो नदी की बात कर रहा हूँ।
हाँ, कोलोराडो रिवर। इस नदी ने चट्टानों में कटाव करके ग्रैंड कैन्यन यानी ग्रैंड कैन्यन का निर्माण किया है। दोस्तों, ये विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। और पानी के इतने तेज बहाव को रोकने के लिए इस पर दो बड़े बांध भी बनाए गए हैं, हूवर बांध और बोल्डर बांध, इसी कोलोराडो नदी पर स्थित हैं। एकदम पॉइंट पर है। और आखिर में एक नदी आती है जिसके किनारे आज की दुनिया का सबसे मुख्य शहर बसा है, हडसन रिवर यानी हडसन नदी। इसके तट पर न्यूयॉर्क सिटी स्थित है। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये है कि न्यूयॉर्क सिटी को गगनचुंबी इमारतों का शहर यानी सिटी ऑफ स्काईस्क्रेपर्स कहा जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ तक आते आते हमने ये समझ लिया है कि भौगोलिक संरचनाओं ने वहाँ के जीवन को कैसे आकार दिया है। तो हमारा अगला और फाइनल डिटेल टॉपिक यही है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी भौगोलिक अर्थव्यवस्था को समझने का यही सबसे आसान तरीका है। आप देखिए, मैप पर शहरों की स्थिति ने उनके उद्योगों को तय किया। जैसे अगर हम मैप पर सियाटल यानी सिएटल को देखें, जो पश्चिमी तट के पास है, तो ये शहर वायुयान उद्योग यानी एरोस्पेस उद्योग का एक बहुत बड़ा मुख्य केंद्र बन चुका है। सही कहा। और ठीक वही कैलिफोर्निया की तरफ जाएं तो वहां की सांता क्लारा घाटी है। जो लोग सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं वो इसे बखूबी जानते हैं। हाँ, इस सांता क्लारा घाटी में ही दुनिया की मशहूर सिलिकॉन वैली स्थित है। ये पूरा क्षेत्र सॉफ्टवेयर और टेक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद है डिट्रॉइट। अगर आप मैप में ध्यान से देखें तो डिट्रॉइट ठीक ईरी झील के तट पर स्थित है। जैसा अभी हमने सुपीरियर झील और डुलुथ के आयरन ओर के बारे में पढ़ा, वहां से कच्चा लोहा झीलों के रास्ते आसानी से डिट्रॉइट पहुंचता है। और इस सस्ते ट्रांसपोर्ट की वजह से डिट्रॉइट पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ज्योग्राफी सीधा बिजनेस पर असर डालती है, ये इसका शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। अब इन सब उद्योगों से हटकर एक जगह है जो थोड़ी एक्सट्रीम स्थिति वाली है। सियारा नवादा के ठीक पास एक घाटी है जिसे डेथ वैली कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी। हाँ, जब जमीन में दरार पड़ती है और बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है तो उस धंसने को रिफ्ट वैली कहते हैं। और इसके गहराई में स्थित होने के कारण ये पूरे यूएसए का सबसे गर्म और निम्नतम यानी लोएस्ट स्थान है। अच्छा, यानी गर्मी और गहराई दोनों में ये एक्सट्रीम पर है। तो दोस्तों, हमने मैप को बिल्कुल खोलकर उद्योग, नदियां, पहाड़ सब देख लिया। अब समय है अपने मेंटल मैप को हमेशा के लिए लॉक करने का। हाँ, टाइम फॉर अ कंप्लीट क्विक रिवीजन। जैसा हमारे नोट्स में मास्टर सारांश यानी मास्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है, हम दोनों बिल्कुल रैपिड फायर तरीके से इसको रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करें? चलिए। देश एंग्लो अमेरिका, उसके बाद मध्य अमेरिका और फिर करीबियन द्वीप जिसमें हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक मिलकर हिस्पैनियोला बनाते हैं। जल संधियां, डेविस जल संधि, हडसन जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, फिर गटून झील वाली पनामा नहर, और आखिर में बेरिंग और युकटान जल संधि। पर्वत और चोटियां, अलास्का रेंज जिनकी चोटी मैकिनले है, कोस्ट रेंज जिनकी चोटी लोगन है और रॉकी जिनकी चोटी एल्बर्ट है, फिर अपैलेचियन जिसकी चोटी मिचेल है और आखिर में सियरा नेवाडा ब्लॉक पर्वत जिसकी चोटी विटनी है। झीलें, कनाडा का नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और विनिपेग, और महान झीलों में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। नदियां, सबसे लंबी मिसिसिपी, मिसौरी, व्यस्त इनलैंड सेंट लॉरेंस, गहरी घाटी वाली कोलोराडो जिस पर हूवर डैम है और गगनचुंबी न्यूयॉर्क वाली हडसन। औद्योगिक केंद्र, सॉफ्टवेयर वाली सिलिकॉन वैली, ऑटोमोबाइल का हब डिट्रॉइट, एरोस्पेस वाला सियाटल और अमेरिका का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में साउथ अमेरिका वर्ल्ड मैपिंग को मैप और कहानी के द्वारा समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस मास्टर क्लास में हम दक्षिण अमेरिका के पूरे भूगोल को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डिकोड करेंगे। मतलब दक्षिण अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां भूगोल अपने बिल्कुल चरम रूप में दिखता है। बिल्कुल सही कहा। जैसे एक ही महाद्वीप में
दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है और सबसे सूखा मरुस्थल भी। ये बात इस अध्ययन को बहुत ही रोचक बनाती है। हाँ, और इसीलिए आज की चर्चा का एक क्रम होगा। सबसे पहले हम पर्वत श्रृंखलाओं यानी माउंटेन से शुरुआत करेंगे। अच्छा। फिर हम पठार व मैदानी क्षेत्रों यानी प्लेटोज एंड प्लेन्स की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद मरुस्थल एवं जलसंधि यानी डेजर्ट्स एंड स्ट्रेट्स को समझेंगे। और जल प्रणाली। हाँ, उसके ठीक बाद प्रमुख जल प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम, और अंत में महत्वपूर्ण शहर व आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी को मैप पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस महाद्वीप की रीढ़ की हड्डी से। मेरा मतलब है एंडीज पर्वत श्रृंखला से। बिल्कुल। अगर आप मैप देखें तो एंडीज का विस्तार महाद्वीप के एकदम पश्चिमी तट की साथ साथ है। उत्तरी छोर पर वेनेजुएला से शुरू होकर ना। हाँ, वेनेजुएला से शुरू होता है, फिर मध्य भाग जिसमें चिली आता है, और वहां से एकदम दक्षिणी छोर यानी अर्जेंटीना तक जाता है। मतलब ये कुल 7 देशों में फैला हुआ है। जी, पूरे 7 देशों में। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ऊंचाई के मामले में? ऊंचाई में हिमालय के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, यहाँ मैं दोस्तों को एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे फोल्ड माउंटेन की प्रक्रिया को समझने के लिए। हाँ बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए आपके पास एक तौलिया है। अगर आप उस तौलिए को दोनों तरफ से बीच की ओर धकेलें तो क्या होगा? वो बीच से ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ये फोल्ड माउंटेन यानी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र बना है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और क्योंकि ये प्लेट्स के किनारों पर हैं, तो ये भूकंप और ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं यानी वोल्केनिक एक्टिविटीज से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। मतलब यहाँ काफी हलचल रहती है। बहुत ज्यादा। और इसी वजह से यहाँ कई प्रमुख चोटियां हैं। परीक्षा के लिए हमें 4 मुख्य चोटियों को क्रम से याद रखना है। तो पहली चोटी कौन सी है? पहली है एकोनकाग्वा, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एकोनकाग्वा। दूसरी है शिम्बोराजो, जो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी है ओजोस डेल सालादो। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है ना? हाँ, और इसकी खासियत ये है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और चौथी चोटी है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो के पास है शायद। बिल्कुल सही। और ये विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, इन चारों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है छात्रों के लिए। नहीं, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सटीक भारतीय समाज ट्रिक है। अरे वाह, क्या ट्रिक है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ट्रिक है अक्का ने चिमटे से ओजस का कोट सिला। अक्का ने चिमटे से ओजस का कोट सिला। हाँ, अक्का से अकोंकागुआ, चिमटे से चिम्बोराजो, ओजस से ओजास डेल सलाडो और कोट से कोटोपैक्सी। क्या बात है, ये तो बहुत ही आसानी से याद हो गया। अब ऊंचे पर्वतों से आगे बढ़े। हाँ, पर्वतों से अब हम उनके पास स्थित ऊंचे पठारों की ओर बढ़ेंगे। मैप पर थोड़ा पूर्व की तरफ देखें तो गुयाना उच्च भूमि यानी गुयाना हाईलैंड्स है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका पश्चिमी छोर वेनेजुएला में है, पूर्वी विस्तार फ्रेंच गुयाना तक और दक्षिणी विस्तार ब्राजील तक है। और यहीं पर वो मशहूर झरना है ना? बिल्कुल, यहीं वेनेजुएला में विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात एंजल फॉल्स स्थित है। अच्छा, एक पठार का नाम बार बार आता है, अल्टीप्लानो। हाँ, अल्टीप्लानो। मेरा एक सवाल है, इसे 2 पर्वतों के बीच का पठार क्यों कहते हैं? पठार तो आमतौर पर समतल होते हैं। देखिए, ये एक इंटरमॉन्टने प्लाटो यानी एक अंतरा पर्वतीय पठार है। मतलब पर्वतों के बीच में घिरा हुआ। हाँ, जब एंडीज बन रहा था तो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की जमीन ऊपर उठ गई। इसे बोलिविया का पठार भी कहते हैं, और शायद ये खनिजों के लिए बहुत अमीर क्षेत्र है। जी, खनिज भंडारों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और खनिजों की बात हो तो ब्राजीलियन उच्च भूमि यानी ब्राजीलियन हाईलैंड्स को नहीं भूल सकते। हाँ, ब्राजील तो खनिजों के मामले में बहुत आगे है। ये प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित महाद्वीपीय पठार है। यहाँ एक जगह है इटाबीरा। इटाबीरा। हाँ, इटाबीरा आयरन ओर यानी लौह अयस्क के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। अच्छा, और यहाँ कुछ घास के मैदान भी है क्या? बिल्कुल, ब्राजील और बोलिविया में फैले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है। तो पर्वतों और पठारों के बाद अब मैदानों की बात करते हैं। हाँ, अब आते हैं पंपास के मैदान
यानी द पैम्पस प्लेन्स पर। ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में फैले हुए हैं ना? जी, ये ट्रीलेस टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी वृक्ष रहित समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। यहाँ मेरे मन में एक तार्किक सवाल आ रहा है। पूछिए। एक ही मैदानी क्षेत्र है, अब फिर भी यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की अर्थव्यवस्थाएं कैसे विकसित हो गए? मतलब एक तरफ कृषि और दूसरी तरफ पशुपालन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जहाँ जलवायु अनुकूल है और बारिश अच्छी होती है, वहाँ गेहूं की उत्तम खेती होती है। अच्छा। अर्जेंटीना के रोसारियो से बाहिया ब्लांका तक के क्षेत्र को गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहा जाता है। और जहाँ गेहूं नहीं उग पाता? हाँ, जहाँ गेहूं के लिए दशाएं प्रतिकूल हैं, वहाँ जीवन निर्वाह हेतु पशुपालन होता है। मतलब मांस के लिए? बिल्कुल। इसी कारण ब्यूनस आयर्स और मॉन्टेविडियो का मीट प्रोसेसिंग यानी मांस प्रसंस्करण के प्रमुख केंद्र और बंदरगाह के रूप में विकास हुआ है। तो उपजाऊ मैदानों के बाद अब महाद्वीप के सबसे कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों की ओर चलें। जी, अब हम मरुस्थल और जल संधि की बात करेंगे। सबसे पहले पैटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है, लेकिन एक बात बताइए, पहाड़ के पास मरुस्थल कैसे बन सकता है? इसे ऐसे समझिए, पैटागोनिया अर्जेंटीना में एंडीज के पीडमोंट यानी गिरिपदीय क्षेत्र में स्थित है। गिरिपदीय मतलब पहाड़ के पैरों के पास? हाँ, और ये रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। हवाओं की सारी नमी पहाड़ के दूसरी तरफ ही गिर जाती है। ओह, तो यहाँ बारिश नहीं होती? बिल्कुल नहीं, जिससे यहाँ शीत मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। शीत मरुस्थल मतलब ठंडा मरुस्थल? हाँ, और ये भेड़ पालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा, इसके अलावा ग्रान चाको भी तो है? जी, ग्रान चाको अर्जेंटीना और पराग्वे का मिश्रित वनस्पति क्षेत्र है। पुर्तगाली शब्द चाको का अर्थ है हंटिंग लैंड यानी आखेड़ भूमि। तो क्या अभी भी यहाँ शिकार होता है? नहीं, अब यहाँ मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन होता है। और दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल भी तो यही है? बिल्कुल, अटाकामा मरुस्थल। ये पेरू और चिली का तटीय क्षेत्र है। हाँ। ये विश्व का ड्राइएस्ट यानी शुष्कतम मरुस्थल है और इसमें स्थित एरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था कैसे चलती है जब पानी ही नहीं है? पूर्व में यह क्षेत्र कैलीचा के लिए प्रसिद्ध था। कैलीचा? हाँ, लेकिन उसका महत्व अब कम हो गया है। वर्तमान में यहाँ चोक्विका माता स्थित है। अच्छा, तांबे के लिए? बिल्कुल, इसे कॉपर कैपिटल यानी विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। मतलब सूखे मरुस्थल में तांबे का खजाना है। सही कहा। अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं। मैगेलन जल संधि यानी मैजेलन स्ट्रेट। ये तो बिल्कुल नीचे है महाद्वीप के। हाँ, ये जल संधि मुख्य दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। और ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती भी तो है? जी, और यहीं पर पुंटा अरेनाज है जो दक्षिणी चिली में स्थित विश्व का दक्षिणतम शहर है। और पूरे महाद्वीप का सबसे आखिरी बिंदु कौन सा है? वो है केप हॉर्न। ये संपूर्ण दक्षिण अमेरिका का सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी दक्षिणतम बिंदु है। तो अब तक हमने पहाड़, पठार, मैदान और मरुस्थल देख लिए। अब प्रमुख जल प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, जल प्रणाली में सबसे बड़ा नाम है अमेज़न, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। हाँ, लेकिन ड्रेनेज एरिया यानी अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, लंबाई में भले ही कोई और नदी लंबी हो, जैसे नील नदी, बिल्कुल, लेकिन पानी ढोने की क्षमता में अमेज़न सबसे बड़ी मालगाड़ी है। बहुत सही तुलना है। अमेज़न बेसिन के सघन विषुवत रेखीय वनों को भौगोलिक भाषा में सेल्वास कहा जाता है। और इसकी कोई प्रमुख सहायक नदी भी है? हाँ, मैडेरा अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर में कोलंबिया की तरफ भी एक नदी है, मैग्डलेना। जी, मैग्डलेना नदी कैरेबियन सागर में गिरती है और इसके तट पर बैंक्विला शहर बसा है। और वेनेजुएला में ओरिनोको नदी है। इसके बेसिन के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है। अच्छा, ब्राजील में काम्पोस और वेनेजुएला में लानोस। बिल्कुल। अब एक बहुत ही दिलचस्प जल क्षेत्र की बात करते हैं, रियो डी ला प्लाटा। ये नदी है या कुछ और? असल में उरुग्वे, पराना और पराग्वे नदियों का सम्मिलित जल एक विशाल एस्चुरी यानी ज्वार नदमुखी क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसे रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। नदियों के बाद झीलों की बात करते हैं।
टिटिकाका झील का नाम बहुत सुना है। हाँ, टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची नाविगेबल यानी नौगम्य झील है। मतलब इतनी ऊंचाई पर भी यहाँ नावें चलती हैं। जी, और दूसरी महत्वपूर्ण झील है माराकाइबो झील। ये वेनेजुएला में है ना? बिल्कुल, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और ये ऑयल यानी खनिज तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों झीलों की विशेषताओं को याद रखने के लिए भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ दोस्तों, एक और शानदार ट्रिक है टीका लगाकर मीरा ने नौका में तेल चढ़ाया। टीका लगाकर मीरा ने नौका में तेल चढ़ाया। हाँ, टीका से टिटिकाका जो नौका यानी नेविगेबल है, और मीरा से मराकाइबो जो तेल यानी ऑयल भंडार के लिए है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने आखिरी भाग पर आते हैं, महत्वपूर्ण शहर व आर्थिक भूगोल। हाँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इसकी शुरुआत हम ब्राजील में कॉफी उत्पादन से करेंगे। ब्राजील की कॉफी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल, ब्राजील में कॉफी के विशाल बागानों को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा। और इसका मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? इसका सबसे बड़ा केंद्र है साओ पाउलो। ये ब्राजील की आर्थिक राजधानी है। क्या इसे ब्राजील का मैनचेस्टर भी कहते हैं? जी बिल्कुल कहते हैं, लेकिन साओ पाउलो तो समुद्र तट पर नहीं है, तो इतनी सारी कॉफी बंदरगाह तक कैसे पहुंचती है? इसके लिए साओ पाउलो से चलने वाली एक विशेष रेलवे लाइन है जिसे कॉफी रेल कहते हैं। अच्छा, कॉफी रेल। हाँ, जो सीधे सैंटोस बंदरगाह तक जाती है। और इसीलिए शायद सैंटोस को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे वॉल्पराइसो। वॉल्पराइसो कहाँ है? ये मध्य चिली में स्थित है। ये ट्रांसएंडियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है जो चिली से ब्यूनस आयरस तक जाती है। और रबर संग्रहण के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? मनोस। ये रबर संग्रहण का केंद्र है और अमेज़न तथा नीग्रो नदी के कॉन्फ्लुएंस यानी संगम पर स्थित है। और महाद्वीप की कोई प्राचीन राजधानी? हाँ, साल्वाडोर। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित ये ब्राजील की ओल्डेस्ट यानी प्राचीनतम राजधानी है। तो हमने लगभग पूरा महाद्वीप कवर कर लिया है। जी हाँ, और अब बारी है कंप्लीट क्विक रिवीजन की। मैं तेजी से पूरे लेक्चर का मास्टर सारांश देती हूँ। चलिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पर्वत और उच्च भूमि। एंडीज में अकोंकागुआ, चिम्बोराजो, ओखोस डिल सालादो, कोटोपैक्सी। गुयारा उच्च भूमि में एंजल फॉल्स। पठार और मैदान? अल्टीप्लानो ब्राजीलियन उच्च भूमि जहां कैंपोस है, पंपास का गेहूं क्षेत्र, पैटागोनिया का शीत मरुस्थल और ग्रांड चाको। और मरुस्थल व जलसंधि में हमने अटाकामा देखा था। हाँ, अटाकामा में अरिका और चुकीकमाता जो तांबे के लिए है। मैगेलन जलसंधि और केप हॉर्न। जल प्रणाली में अमेज़न और उसके सेल्वास 1, मेडेरा, मैग्डालेना, ओरिनोको के ल्यानोस मैदान और रियो डी ला प्लाटा। और झीलें? टिटिकाका सबसे ऊंची नौगम्य और मराकाइबो तेल भंडार। अंत में शहर साओ पाउलो, सैंतोस कॉफी और फेजेंडा के लिए, वॉल्पराइसो, मनोस और साल्वाडोर। दोस्तों, इस तेज और बेहतरीन रिवीजन के साथ हमने दक्षिण अमेरिका के भूगोल को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। ये सफर बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में अफ्रीका के भूगोल को मैप और कहानी के द्वारा समझेंगे। आज का ये डीप डाइव बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग सिर्फ नक्शा नहीं देखने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम उन जियोग्राफिक सीक्रेट्स को, उन भूगोलीय रहस्यों को डीकोड करेंगे जो असल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स चलाते हैं। सही कहा। और हमारे पास आज जो नोट्स हैं, जो सोर्स मटेरियल है, वो एकदम हाई क्वालिटी सिविल सर्विसेज स्टडी मटेरियल की तरह है। हाँ, मतलब इसमें फैक्ट्स और मैपिंग का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। राइट। तो आज हमारा मिशन सिर्फ जगहों के नाम रटना नहीं है ना? एकदम नहीं। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे फिजिकल फीचर्स, मतलब पहाड़ और नदियां, किसी भी महाद्वीप की नियति तय करते हैं। और हम एक बहुत स्ट्रिक्ट वोकैब्युलरी रूल भी फॉलो करने वाले हैं। हाँ, मैपिंग में एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है। तो हम पहले इंग्लिश टेक्निकल टर्म बोलेंगे और फिर उसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, जैसे स्ट्रेट यानी जल संधि। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नक्शे के सबसे नॉर्दर्न हिस्से से शुरुआत करते हैं। किसी भी कॉन्टिनेंट का जो कैरेक्टर होता है ना, वो उसकी फिजिकल बाउंड्रीज से तय होता है। बिल्कुल।
और सोर्स में सबसे पहले जिक्र है अफ्रीका की हाईलैंड्स का, विशेषकर नॉर्थ वेस्ट में जो एटलस माउंटेन्स हैं। हाँ, एटलस पर्वत। ये विशाल पर्वत श्रृंखला मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली हुई है। पर यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है वो ये है कि एटलस अफ्रीका का एकमात्र न्यू फोल्ड पर्वत है, यानी नवीन मोड़दार पर्वत। ये न्यू फोल्ड वर्ड ही अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। वो कैसे? देखिए, नवीन मोड़दार होने का सीधा सा मतलब है कि ये पर्वत हिमालय या यूरोप के एल्प्स की तरह कंपैरेटिवली नया है। अच्छा। जब यूरेशियन और अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थी ना, तब जमीन ऊपर की तरफ मुड़ गई और इसका निर्माण हुआ। राइट। और इसी श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एम्प्टी टॉबकल, जो मोरक्को में है। बिल्कुल सही। मुझे ना ये एटलस पर्वत एक प्राचीन किले की दीवार जैसा लगता है। किले की दीवार? बढ़िया एनालॉजी है, पर कैसे? मतलब इसके एक तरफ देखें तो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर की ठंडी और नमी वाली हवाएं हैं, हाँ, और दूसरी तरफ सहारा मरुस्थल की तपती हुई रेत। अगर ये दीवार बीच में नहीं होती तो नॉर्थ अफ्रीका का कोस्टल एरिया भी शायद पूरा रेगिस्तान होता। सही पकड़ा आपने। और इस माउंटेन रेंज को याद रखने के लिए सोर्स में एक बहुत ही आसान मेमोनिक भी दिया गया है। हाँ, वो ट्रिक है, अताल जी ने मोर को टुबाल से पानी पिलाया। वाह, यहाँ अताल से एटलस पर्वत हो गया, मोर से मोरक्को देश और टुबाल से टोपकल चोटी। बहुत आसान हो गया ये तो। अब थोड़ा वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका की तरफ चलते हैं जहां माउंट कैमरून है। ये एटलस से बिल्कुल अलग है। ये कोई मोड़दार पर्वत नहीं है। राइट, ये अफ्रीका का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। और वो भी बिल्कुल अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। हाँ, और नोट्स में लिखा है कि इस इलाके में पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब एक वोल्केनो और इतनी भारी बारिश का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? यहीं पर माइक्रो क्लाइमेट यानी सूक्ष्म जलवायु का साइंस काम करता है। अच्छा। देखिए, माउंट कैमरून समुद्र के बिल्कुल पास एक बहुत ऊंची फिजिकल स्ट्रक्चर है। जब अटलांटिक से नमी वाली हवाएं आती हैं ना, तो ये पहाड़ों ने रोक लेता है। एग्जैक्टली। हवाओं को मजबूरी में पहाड़ के सहारे ऊपर उठना पड़ता है, और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती है और बहुत ज्यादा बारिश करती है। बिल्कुल, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इसी एक माइक्रो क्लाइमेट की वजह से वहां इतनी बारिश होती है जो पूरे कॉन्टिनेंट में कहीं और नहीं होती। क्या बात है! पहाड़ों और बारिश से ही तो झीलों और नदियों का जन्म होता है ना। सही कहा, पहाड़ नमी रोकते हैं और वही पानी जमीन को मिलता है। तो अब हम चलते हैं अफ्रीका की विशाल झीलों की तरफ। सोर्स में सबसे पहले लेक चैड यानी चैड झील का जिक्र है। ये सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है, जिसकी सीमाएं 4 देशों से लगती हैं, चैड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया। पर इसमें एक बहुत ही टेक्निकल टर्म यूज हुआ है। ये एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यानी अंतःस्थलीय अपवाह प्रणाली का हिस्सा है। मतलब इसका पानी समुद्र में नहीं मिलता। एग्जैक्टली। नॉर्मली नदियां पहाड़ों से निकलकर समुद्र में जाती हैं, पर चैड झील के केस में पानी एक बड़े बेसिन में आकर रुक जाता है। अच्छा, तो वो कम कैसे होता है? सिर्फ इवेपोरेशन से? हाँ, वाष्पीकरण या जमीन के सूखले से। और इसी वजह से ऐसी झीलें क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत नाजुक होती हैं। जरा सा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा और झील सूखने लगती है। ये तो मरुस्थल की झील हो गई। अब थोड़ा ईस्ट में चलते हैं, लेक विक्टोरिया की तरफ। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। राइट, और इसके ठीक बीच से इक्वेटर यानी विषुवत रेखा गुजरती है। पर नोट्स में एक वार्निंग जैसा एक्सेप्शन दिया हुआ है यहाँ। हाँ, और ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। लिखा है कि ये झील रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, जबकि इसके ठीक आगे पीछे वाली झीलें रिफ्ट वैली में ही हैं। जैसे लेक टंगानिका और लेक न्यासा। बिल्कुल, लेक तांगानिका अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, जो टंजानिया, कॉन्गो, जाम्बिया और बुरुंडी के बॉर्डर पर है। ये रिफ्ट वैली का हिस्सा है। और लेक न्यासा भी, जिसे मलावी या कैलेंडर झील कहते हैं, वो भी रिफ्ट वैली में है। तो फिर विक्टोरिया इस भ्रंश घाटी का हिस्सा क्यों नहीं है? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये एक शानदार जियोलॉजिकल पजल है। इसको ऐसे समझिए, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जमीन पर एक ऐसी जगह है जहां जमीन सचमुच 2 हिस्सों में फट रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सही पकड़ा। पर यह दरार एक सीधी लाइन में नहीं है, ये ईस्ट और वेस्ट 2 शाखाओं में बटी हुई है। अच्छा। जमीन फटने से जो डीप ट्रेंचेस बनी, उनमें पानी भरने से टंगाभिका जैसी गहरी झीलें बनी। पर विक्टोरिया इन दोनों ब्रांचेस के ठीक बीच में है। ओह, मतलब जहां जमीन फटी वहां नहीं, बल्कि उनके बीच की जगह पर। एग्जैक्टली।
वो एक शैलो डिप्रेशन यानी उथले गड्ढे में स्थित है। इसका निर्माण जमीन फटने से नहीं बल्कि आसपास के हिस्सों के ऊपर उठने से हुआ है। इसीलिए ये एरिया में बड़ी तो है पर टैंगेनिका की तरह डीप नहीं है। कितना लॉजिकल है ये, है ना? और इन झीलों के ऑर्डर को याद रखने के लिए सोस का ट्रिक है। विक्ट्री तंग होकर न्यास के पास गई। वाह! विक्ट्री से विक्टोरिया, तंग से टैंगेनिका और न्यास से न्यासा। परफेक्ट। झीलों के बाद अब बात करते हैं महाद्वीप की जीवनदायिनी नदियों की। शुरुआत नाइल रिवर यानी नील नदी से, जो एक विशाल चावल और कपास बेसिन बनाती है और कैरो डेल्टा में समुद्र में मिलती है। नील नदी दुनिया के सबसे कठोर डेजर्ट से गुजरती है। अगर इजिप्ट ने एस्वान डैम जैसे मेगा प्रोजेक्ट से इस पानी को कंट्रोल नहीं किया होता तो वहां रेगिस्तान के बीच कॉटन यानी कपास उगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मतलब जल प्रबंधन ही वहां की इकोनॉमी का इंजन है। बिल्कुल। नील के बाद अगली नदी है कॉन्गो रिवर यानी कॉन्गो नदी। ये इक्वेटर यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और ये एरिया इतने घने रेन फॉरेस्ट्स यानी वर्षावनों का है कि यहाँ पिग्मी जनजाति आज भी अपने पुराने तरीके से रहती है। फिर वेस्ट में आती है नाइजर रिवर यानी नाइजर नदी, जिसे सोर्स में एक बड़ा यूनिक नाम दिया है, पाम ऑयल रिवर यानी ताड़ के तेल की नदी। इसे पाम ऑयल रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बेसिन ताड़ के पेड़ों के लिए एकदम परफेक्ट इकोलॉजी देता है। अच्छा। यहाँ से इतना पाम ऑयल निकलता है जो दुनिया भर की कॉस्मेटिक्स और फूड इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल बनता है। क्या बात है। और अगर साउथ में जाएं तो मिलती है लिम्पोपो रिवर यानी लिम्पोपो नदी। इसकी क्या खासियत दी है नोट्स में? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 2 बार काटती है और डेलागोआ की खाड़ी में गिरती है। सही। और आखिर में आती है जाम्बेजी रिवर यानी जाम्बेजी नदी। इस पर तो बहुत बड़ा वाटरफॉल है ना? हाँ, वर्ल्ड फेमस विक्टोरिया फॉल्स यही है। और इसके अलावा कारी डैम यानी करीबा बांध भी है, जो जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बड़ा सोर्स है। एग्जैक्टली। ये बांध पूरे सदर्न अफ्रीकन रीजन को इंडस्ट्रियल एनर्जी सप्लाई करता है। और नदियों को याद रखने का मिनोनिक है, नील की ताई कॉन्गो गई, नई ने लिम्का और जामुन खिलाएं। नील से नील नदी, कॉन्गो से कॉन्गो नदी, नाई से नाइजर, लिम्का से लिम्पोपो और जामुन से जाम्बेजी नदी। बहुत बढ़िया। अब नदियों से उन इलाकों में चलते हैं जहां पानी नहीं है। डेजर्ट्स एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस यानी मरुस्थल और पर्यावरणीय चुनौतियां। नॉर्थ में विशाल सहारा डेजर्ट है, पर उसकी ठीक साउथ में एक सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र जुड़ा हुआ है जिसे साहिल प्रदेश कहते हैं। सोर्स के मुताबिक ये साहिल आज एक बहुत बड़ा संकट फेस कर रहा है। हाँ, ये एरिया पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया है। असल में ये फुल डेजर्ट और सवाना ग्रासलैंड्स के बीच का ट्रांजिशन जोन है। पर यहाँ इंसानों का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है, जैसे ओवरग्रेजिंग और जंगल काटना। और क्लाइमेट चेंज ने आग में घी का काम किया, जिसकी वजह से सहारा मरुस्थल साउथ की तरफ बढ़ रहा है, जिसे हम डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मुझे तो ये साहिल किसी इकोलॉजिकल फ्रंट लाइन यानी पारिस्थितिक युद्धभूमि की तरह लगता है। यहाँ रोज हरियाली और रेगिस्तान के बीच एक धीमी जंग चल रही है। एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। और फिलहाल रेगिस्तान जीत रहा है, जो एक बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है। सिर्फ नॉर्थ ही नहीं, साउथ में भी मरुस्थल हैं, जैसे बोत्सवाना में कलाहारी डेजर्ट। ये एक महाद्वीपीय मरुस्थल है जहां बुशमैन जनजाति रहती है। यहाँ एक बहुत ही अजीब डिटेल दी गई है। कलाहारी मरुस्थल के ठीक बीच में ओकावांगो स्वॉम्प्स हैं, जिन्हें कलाहारी का आभूषण कहा जाता है। सूखे रेगिस्तान के बीच में विशाल दलदल है ना अजीब। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नेचर का मैजिक है। ओकावांगो नदी एंगोला से निकलती है, पर समुद्र में जाने के बजाय वो सीधे कलाहारी की तरफ बहती है। अच्छा। और मरुस्थल में पहुंचकर वो एक विशाल इनलैंड डेल्टा यानी अंतर्देशीय दलदल में बदल जाती है। चारों तरफ सूखा रेगिस्तान और बीच में हरियाली और वाइल्ड लाइफ। खूबसूरत कॉन्ट्रडिक्शन है। और एक नामिब डेजर्ट भी है, जो साउथ अफ्रीका और नमीबिया के तटीय क्षेत्र में है। सही कहा। अब इन सब मुश्किलों को देखकर लगता है कि यहाँ सिर्फ स्ट्रगल है, पर नोट्स का अगला सेक्शन इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल पूरी पिक्चर बदल देता है। अफ्रीका की जमीन के नीचे जो संपदा है वो ग्लोबल इकोनॉमी चलाती है। जैसे मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल। इसके मेजर रिजर्व्स नॉर्थ में ट्यूनीशिया और लिबिया के कोस्टल एरियाज में है। और वेस्ट में देखें
तो गल्फ ऑफ गिनी यानी गिनी की खाड़ी। खासकर नाइजीरिया का एरिया ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम तेल से आगे बढ़ें तो माइनिंग हब्स यानी खनन बाजार आते हैं। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग का जिक्र है यहाँ। इसका विटवथर्स रैंड क्षेत्र दुनिया में गोल्ड यानी सोने के व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर रहा है, और वहीं पास में किम्बरले भी है। जो डायमंड यानी हीरे की माइनिंग के लिए फेमस है। ये तो खनिज हो गए, पर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर रीजन्स यानी कैश क्रॉप्स भी हैं, जैसे घाना का कोको ट्रायंगल। वहाँ की जलवायु इतनी अनुकूल है कि वहाँ से दुनिया भर की चॉकलेट इंडस्ट्री को कोको सप्लाई होता है। और ईस्ट में टैंजानिया के पेम्बा और ज़ैंज़िबार आइलैंड्स हैं, जिन्हें क्लोव आइलैंड्स यानी लौंग द्वीप कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बेस्ट क्वालिटी की लौंग की खेती होती है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल मेरे दिमाग में आता है, ये सारा रॉ मटेरियल चाहे कोका हो या हीरे दुनिया भर में पहुंचता कैसे है? इसका आंसर सप्लाई चेन में छुपाएं, जिसमें मेजर पोर्ट्स यानी प्रमुख बंदरगाहों का रोल सबसे बड़ा है। सोर्स में नॉर्थ में इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट का नाम है, जो न सिर्फ इजिप्ट का बल्कि पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट है। फिर साउथ में डर्बन है। ये सबसे बिजी पैसेंजर पोर्ट है और यहाँ से शुगर और राइस का भारी एक्सपोर्ट होता है। एक और बड़ा नाम है केप टाउन, जिसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। ये जहाजों के रुकने, ईंधन भरने और रिपेयर का हिस्टोरिकल स्टॉप है और साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल भी है। तो जब इन पोर्ट से माल निकलता है तो उसे सेफ वाटर रूट्स चाहिए। यही हमारा आखिरी सेक्शन है, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक वाटरवेज यानी रणनीतिक जलमार्ग। अफ्रीका की आर्थिक संपदा बेकार है अगर ये राउट सेफ ना हो। सबसे पहला नाम आता है सुएज कैनाल यानी सुएज नहर का। ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है और सिनाई पेनिनसुला को अफ्रीका के मेन लैंड से अलग करती है। इसके एंड्स पर पोर्ट साइड और पोर्ट सुएज हैं। और जब सुएज से रेड सी में आगे बढ़ते हैं तो आता है बाबिल मंडेब। ये वो स्ट्रेट यानी जलसंधि है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ती है। बाब एल मंडेब का मतलब आंसुओं का द्वार बताया गया है। और रणनीतिक रूप से ये नाम एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। क्यों? ये स्ट्रेट इतनी संकरी है कि यहाँ से गुजरने वाले हजारों जहाजों को इजीली ब्लॉक किया जा सकता है। इसीलिए ये मेन वाल्व्स हैं। अगर ये बंद हो गए तो पूरी दुनिया में तेल और सामान की कमी हो जाएगी। और इसके बिल्कुल पास स्थित है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें 4 देश हैं, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। ये एरिया इतना सेंसिटिव है कि हर सुपर पावर जिबूती जैसे छोटे देश में अपना नेवल बेस बनाना चाहती है ताकि वो इस ग्लोबल लाइफलाइन पर कंट्रोल रख सकें। सोर्स में इस रूट का एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया है। मेडिटेरेनियन सी, वहां से पोर्ट साइड, फिर सुएज कैनाल होते हुए पोर्ट सुएज, वहां से रेड सी, फिर बाबिल मंडेब स्ट्रीट, और आखिर में गल्फ ऑफ एडन से होते हुए इंडियन ओशन। ये सिलसिला समझना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। पहाड़ों से शुरू होकर कहानी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर आकर टिक जाती है। तो चलिए एक कंप्लीट क्विक रिवीजन यानी संपूर्ण त्वरित पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जरूर। फिजिकल फीचर्स में हमने नॉर्थ में नवीन मोड़दार एटलस पर्वत और एम्प्टी टूपकल देखा। वेस्ट में एक्टिव वॉल्केनो एम्प्टी कैमरून और उसकी माइक्रो क्लाइमेट्स देखी। झीलों में इनलैंड ड्रेनेज वाली चैट झील और इक्वेटर पर स्थित बड़ी लेक विक्टोरिया देखी, जो भ्रंश घाटी में नहीं है। जबकि गहरी लेक टैंगेनिका और लेक न्यासा भ्रंश घाटी का हिस्सा है। नदियों में इजिप्ट की नील नदी, इक्वेटर को काटने वाली कॉन्गो, पाम ऑयल वाली नाइजर, मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो और करीबा डैम वाली ज़ैम्बेज़ी नदी देखी। डेजर्ट्स में हमने सहारा के नीचे साहिल का मरुस्थलीकरण और कालाहारी में ओकावांगो स्वॉम्स कवर किए। इकोनॉमी में गल्फ ऑफ गिनी का ऑयल, जोहानिसबर्ग का सोना, किम्बरली के हीरे, घाना का कोको और तंजानिया के लौंग द्वीप शामिल थे। पोर्ट्स में अलेक्जेंड्रिया, डर्बन और केप टाउन। और एंड में रणनीतिक जलमार्ग, सुएज कैनाल, बाबिल मंडेब और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जियोपॉलिटिक्स समझी। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट समरी। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस टॉपिक यूरोप और रूस का संपूर्ण भूगोल को कहानी के द्वारा समझेंगे। हाँ, और देखिए, भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों के नाम रटने का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने का विषय है कि दुनिया का पैसा और पावर
कैसे काम करता है। राइट। और इसीलिए आज का ये जो प्रीमियम सेशन है ना, जो खास तौर पर यूपीपीसीएस, यूपीएसएससी और आरओ या एआरओ जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें हम सिर्फ मैप्स पर खींची गई लकीरों को नहीं रटेंगे। एग्जैक्टली, हम उसे प्रैक्टिकली समझेंगे। हाँ, हम मैप्स और फ्लो चार्ट्स के जरिए जो जियोग्राफिकल फैक्ट्स हैं, यानी भौगोलिक तथ्य और स्पेशल रिलेशंस जैसे स्थानिक संबंध कहते हैं, उनके पीछे छिपी पावर और इकोनॉमी की इस पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। तो चलिए समंदर के दरवाजों से ही शुरू करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी को समझने के लिए ना उसके वाटरवेज या जलमार्गों को समझना सबसे जरूरी है। आज भी देखिए, ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा पानी के जहाजों से ही होता है। सही बात है। अगर हम नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ जर्मनी में एक शहर है कील सिटी। अब इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे यूपी में कुछ खास जिले या बेल्ट डेयरी उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है ना। हाँ, जैसे हमारा वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है। एग्जैक्टली वैसा ही जर्मनी का ये कील शहर डेयरी उद्योग का एक बहुत ही प्रमुख और ग्लोबल केंद्र है। और देखिए, उस शहर के महत्व को जो चीज कई गुना बढ़ा देती है वो है कील कनाल यानी कील नहर। राइट, कील नहर। अगर आप यूरोप का मैप ध्यान से देखेंगे तो पहले जहाजों को डेनमार्क का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जो बहुत खर्चीला और टाइम लेने वाला काम था। तो कील नहर ने इसको आसान कर दिया। बिल्कुल, इसने बाल्टिक सी को सीधे नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर से जोड़ दिया। ट्रेड के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट बन गया। अब जब जहाज नॉर्थ सी में पहुंचते हैं तो वहां की एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पूरी दुनिया की नजर में रहती है, जिसे हम डॉगर बैंक कहते हैं। अच्छा, मैंने डॉगर बैंक के बारे में पढ़ा है कि ये फिशिंग यानी मछली पकड़ने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। हाँ, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मछलियां इसी एक खास जगह पर इतनी ज्यादा आती हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, इसके पीछे बहुत सीधा सा विज्ञान है। डॉगर बैंक असल में नॉर्थ सी का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जिसे हम महाद्वीपीय मग्ना तट कहते हैं। यानी यहाँ पानी बहुत गहरा नहीं है। हाँ, आसान भाषा में समझें तो यहाँ समंदर काफी उथला है। गहराई कम होने के कारण सूर्य की किरणें सीधे समुद्र के तल तक पहुंच जाती हैं। धूप मिलने से यहाँ प्लैंकटन नाम के छोटे छोटे जीव बहुत तेजी से पनपते हैं। और ये प्लैंकटन मछलियों का खाना होते हैं। एग्जैक्टली, वही उनका सबसे पसंदीदा भोजन है। अब जहाँ खाना होगा, मछलियां तो वहीं आएंगी ना। इसीलिए ये ग्लोबल लेवल पर फिश प्रोडक्शन के लिए इतना फेमस है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ मछलियां ही नहीं, इस क्षेत्र की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसी है कि ये नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस के भारी भंडारों के लिए भी जाना जाता है। मतलब डॉगर बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि नेचर का अपना एक आर्थिक पावर हाउस है। सही कहा आपने। और जब हम इन समुद्री रास्तों पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी जगहें आती हैं जहां समंदर अचानक से बहुत सिकुड़ जाता है, जिन्हें हम स्ट्रेट्स या जल संधियां कहते हैं। यहाँ ना दो सबसे प्रमुख स्ट्रेट्स को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। पहली है डोवर स्ट्रेट यानी डोवर जल संधि, तो जो फ्रांस और यूके के बीच है, राइट? हाँ, ये एक ऐसा संकरा रास्ता है जो फ्रांस की जमीन को यूके की जमीन से अलग करता है। लेकिन इसका असली काम है पानी के दो बड़े हिस्सों को जोड़ना। ये इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ती है। तो जहाजों की आवाजाही के लिए तो ये बहुत बिजी रूट होगा। दुनिया के सबसे व्यस्त और चैलेंजिंग रास्तों में से एक है ये। और दूसरी जो शायद स्ट्रैटेजी के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर तो सच में एक ग्लोबल चोक पॉइंट है यार। ये स्पेन, जो कि यूरोप का हिस्सा है, उसको मोरक्को से अलग करती है, जो अफ्रीका का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को सीधे अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। इसीलिए इसको की टू द मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर की चाबी भी कहा जाता है ना। हाँ, इसका कारण बहुत साफ है। अगर आपको अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी में एंट्री करनी है तो नेचर ने सिर्फ यही एक दरवाजा दिया है। एक ही दरवाजा है बस। अगर किसी वजह से जिब्राल्टर स्ट्रेट बंद हो जाए तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर के तमाम देशों का अटलांटिक के रास्ते होने वाला पूरा ट्रेड ठप पड़ जाएगा। इसी वजह से इसे ये टाइटल मिला है। अब ये तो बात हुई वेस्टर्न यूरोप की, लेकिन जब हम इसी मेडिटेरेनियन सी के और अंदर जाते हैं, थोड़ा ईस्टर्न यूरोप के स्ट्रेटेजिक जंक्शंस की तरफ, तो मैप ना थोड़ा कंफ्यूज करने लगता है। कहाँ पर कंफ्यूजन होता है ज्यादा? खासकर इटली और फ्रांस के बीच जो आइलैंड्स का एक पूरा गुच्छा है, वहां ये आइलैंड्स एक दूसरे से ज्योग्राफिकली कैसे बनते हुए हैं। देखिए, इनको अलग करने का काम भी यही स्ट्रेट्स ही करती हैं। फ्रांस का एक द्वीप है कॉर्सिका
और इटली का द्वीप है सार्डिनिया। अच्छा। इन दोनों को जो संकरा पानी का रास्ता अलग करता है उसे बोनिफेशियो स्ट्रेट कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो इटली की मेनलैंड और उसके एक बहुत बड़े द्वीप सिसिली के बीच मेसीना स्ट्रेट है। मेसीना स्ट्रेट, राइट? और फिर इटली और अल्बानिया के बीच ऑट्रंटो स्ट्रेट आती है, जो एड्रियाटिक सी के पानी को आयोनियन सी से जोड़ती है। ये सारे नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम थोड़ा और ईस्ट की तरफ जाएं, जहां यूरोप खत्म होता है और एशिया शुरू होता है, वहां यूरेशिया की सीमाएं कैसे तय होती हैं? क्योंकि रशिया और टर्की के आसपास का जो एरिया है वो तो हिस्ट्री से लेके आज तक सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रहा है। ये ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है। यहाँ टर्की के पास दो बेहद अहम स्ट्रेट्स हैं। पहली है बॉस्पोरस और दूसरी है डार्डनेल्स। हाँ, बॉस्पोरस पर तो हमने काफी सुना है। बॉस्पोरस स्ट्रेट का कमाल देखिए, ये इस्तांबुल शहर के ठीक बीच से गुजरती है। यानी एक ही शहर को दो हिस्सों में बांट देती है। एग्जैक्टली ये उसे दो कॉन्टिनेंट्स में काट देती है। यूरोपियन टर्की को एशियन टर्की से अलग कर देती है। और ये स्ट्रेट ब्लैक सी यानी काला सागर को सी ऑफ मार्मरा से जुड़ती है। फिर मार्मरा सी से जहाज डार्डनेल्स स्ट्रेट के रास्ते एजियन सी में निकलते हैं। रशिया के लिए तो वार्म वाटर पोर्ट्स तक पहुंचने का यही रास्ता है ना? बिल्कुल, रशिया के लिए दुनिया के गर्म पानी के समुद्रों तक पहुंचने का यही एकमात्र नेचुरल रास्ता है। इसीलिए इस पर इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन रहता है। और रशिया की बात करें तो क्राइमिया पेनिनसुला के पास भी एक स्ट्रेट है जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है। हाँ, वो है कर्च स्ट्रेट, या जिसे हम करचेव जलसंधि भी कहते हैं। ये क्राइमिया पेनिनसुला को रशिया की मेनलैंड से अलग करती है और ब्लैक सी के पानी को अजोव सी से जोड़ती है। तो इस एक संकरे रास्ते पर कंट्रोल का सीधा मतलब है अजोव सी के पूरे ट्रेड पर कंट्रोल। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। समंदर पर कब्जा करने की ये कहानी तो एकदम साफ है। लेकिन देखिए, जहाज तो कॉन्टिनेंट के किनारों तक ही आ सकते हैं ना। असली सामान, कच्चा माल और लोग तो महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों में हैं। और यहीं एंट्री होती है नदियों की। रिवर्स का रोल बहुत बड़ा है। हाँ, जब हम मैप देखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। दुनिया के जितने भी बड़े और औद्योगिक शहर हैं वो हमेशा किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हैं। पानी, ट्रांसपोर्ट और उद्योग का ये कनेक्शन ना पोलैंड और जर्मनी में बहुत डीपली दिखता है। तो चलिए शुरुआत पोलैंड से ही करते हैं। कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्सों में एंटर करने के लिए विस्टुला रिवर पोलैंड का सबसे बड़ा रास्ता है। विस्टुला रिवर, ध्यान रखिएगा। और इसी नदी के तट पर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो स्थित है। विस्टुला नदी बहते हुए जाकर बाल्टिक सी में गिरती है। एक और बेहद महत्वपूर्ण नदी है वहां, जिसका नाम है ओड्रा रिवर। ओड्रा नदी, हाँ। ये नदी एक नेचुरल बॉर्डर यानी प्राकृतिक सीमा का काम करती है पोलैंड और जर्मनी के बीच में। और ये भी अंत में बाल्टिक सी में ही गिरती है। पोलैंड का जब भी जिक्र होता है ना तो एक शहर का नाम जरूर आता है, लॉर्ड्स। इसे मैनचेस्टर ऑफ पोलैंड कहा जाता है। अब हम सब जानते हैं कि मैनचेस्टर का सीधा मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री या वस्त्रोद्योग से होता है, लेकिन लॉर्ड्स ही क्यों? क्योंकि देखिए, वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अत्यधिक वीकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। मतलब कोई एक बड़ी कंपनी नहीं है। राइट, किसी एक बड़ी कंपनी का मोनोपोली नहीं है, बल्कि छोटे बड़े कई कारखानों का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। और इसी ने इस पूरे एरिया को कपड़ा उद्योग का एक ग्लोबल हब बना दिया। अब अगर हम जर्मनी की तरफ बढ़ें तो वहां नदियां सीधे तौर पर हैवी इंडस्ट्रीज को चला रही हैं। जैसे जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। ये स्प्रे रिवर के तट पर है, जो आगे चलकर एल्टे रिवर में मिल जाती है। स्प्री नदी, ध्यान रखें, जो एल्बे की सहायक है। और एल्बे रिवर सिस्टम पूरा का पूरा नॉर्थ की तरफ बहकर नॉर्थ सी में गिरता है। और जहां ये समंदर से मिलता है, ठीक उसी मुहाने पर जर्मनी का सबसे बड़ा और प्रमुख पोर्ट हैम्बर्ग स्थित है। नदी के रास्ते देश का सारा माल सीधे हैम्बर्ग पहुंचता है और फिर वहां से पूरी दुनिया में। क्या बात है। जर्मनी से आगे बढ़ते हुए अब उस नदी की बात करते हैं जिसका आर्थिक महत्व शायद यूरोप में सबसे ज्यादा है, राइन रिवर। यूरोप की लाइफलाइन। एग्जैक्टली। इसे अक्सर यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन देखिए, इतनी सारी नदियां हैं वहां, राइन ही यूरोप का सबसे व्यस्त इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों है? इसके पीछे इसका जो ज्योग्राफिकल फ्लो है ना, वो जिम्मेदार है। राइन रिवर स्विट्जरलैंड में एल्प्स माउंटेन से निकलती है। पहाड़ों से उतरकर ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा बनाती है और फिर नेदरलैंड्स के मैदानी इलाकों से होते हुए सीधे नॉर्थ सी में जा गिरती है। ये रूट तो काफी लंबा और स्ट्रेटेजिक है। और ये विश्व का सबसे व्यस्त इनलैंड वाटरवे यानी अंतस्थलीय जलमार्ग है। मतलब भारी से भारी माल को कॉन्टिनेंट के अंदर से जहाजों में लादकर सीधे समुद्र तक ले जाना।
और नीदरलैंड्स में जहां राइन समुंदर से मिलती है वहां रॉटरडैम पोर्ट है। जो कि यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, राइट? बिल्कुल। और देखिए, राइन नदी के किनारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो हिस्ट्री बदलने वाले रहे हैं। जैसे रूर बेसिन, दरअसल रूर राइन की ही एक सहायक नदी है। हाँ, और इस पूरे बेसिन में ना हाई क्वालिटी वाले कोल रिजर्व्स यानी कोयला भंडार मौजूद हैं। अब देखिए, जहां कोयला होगा वहां हेवी इंडस्ट्री तो पनपेगी ही। बिल्कुल। रूर बेसिन में ही एसेन नाम का एक शहर है जो हेवी इंजीनियरिंग का सेंटर बन गया है। और इसी राइन बेसिन के इलाके में स्टुटगार्ट भी आता है। अगर आप दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी कार्स के बारे में सोचें ना, तो ये शहर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। कोयले की एनर्जी मिल गई, नदी का सस्ता ट्रांसपोर्ट मिल गया, इन सब ने मिलकर इस पूरे इलाके को यूरोप की आर्थिक रीढ़ बना दिया। एकदम सही एनालिसिस है। अब रायन के इस हेवी इंडस्ट्रियल जोन से निकलकर हम फ्रांस की सुंदरता और बेल्जियम के ग्लोबल ट्रेड की तरफ चलते हैं। पेरिस का नाम आते ही दिमाग में कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और फैशन आता है, लेकिन पेरिस का जो ज्योग्राफी है वो भी एक नदी के इर्द गिर्द ही बुना गया है। हाँ, फ्रांस की कैपिटल पेरिस सेन रिवर के तट पर है। सेन नदी। ये नदी फ्रांस के बीचों बीच से होकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। पेरिस ग्लोबल लेवल पर कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन का सेंटर है, और सेन नदी ने शुरुआत से ही इसके ट्रेड को पनपने में बहुत मदद की है। और फ्रांस के साउथ में भी तो एक बड़ा रिवर सिस्टम है ना? हाँ, साउथ में रोन रिवर का सिस्टम है। रोन नदी के किनारे लॉयन शहर बसा है, जिसे फ्रांस की सिल्क सिटी कहा जाता है। ये रोन आगे जाकर मेडिटेरेनियन सी में गिरती है और ठीक वहीं पर मार्सेय स्थित है। मार्सेय जो मेडिटेरेनियन सी का सबसे बिजी पोर्ट है। एग्जैक्टली। अब बेल्जियम की बात करें तो वहां की भी एक बहुत ही खास नदी है, शेल्ट रिवर। हाँ, शेल्ट। इसके मुहाने पर एंटवर्प शहर है। और एंटवर्प ना कोई ऑर्डिनरी शहर नहीं है, ये डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग यानी हीरा काटने और पॉलिश करने का ग्लोबल हब है। दुनिया भर के रफ डायमंड्स यहाँ नदियों और समंदर के रास्ते आते हैं और फिर यहीं से वापस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। वाह! वेस्टर्न यूरोप के बाद अब हम थोड़ा साउथ की ओर इटली चलते हैं। इटली के भूगोल को समझना इसीलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ की नदियाँ वहाँ की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों का एक बेस तैयार करती हैं। इटली का ज्योग्राफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोरिंग है। देखिए, इटली के सिस्टम को समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देती हूँ जो हमारे यूपी और नॉर्थ इंडिया के भूगोल से बहुत मिलती जुलती है। जैसे गंगा नदी हमारे यहाँ के विशाल मैदानों को सींचती है, एग्रीकल्चर का बेस है और उसके किनारों पर बड़े शहर बसे हैं, ठीक वैसे ही इटली में भी एक नदी है जो वहाँ की लाइफलाइन है। और वो है पो रिवर यानी पो नदी। इसका एग्रीकल्चर और आर्थिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे सचमुच इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी यानी इटली की गंगा, ये सवाल पहले भी आ चुका है एग्जाम में। हाँ, और देखिए, पो नदी लंबाडी के विशाल मैदान से होकर गुजरती है। ये मैदान राइस प्रोडक्शन यानी चावल उत्पादन के लिए पूरे यूरोप में मशहूर है और साथ ही ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। पो नदी इटली के इस सबसे उपजाऊ हिस्से को सींचते हुए आगे बढ़ती है और एड्रियाटिक सी में जाके गिरती है। इटली के जो इंडस्ट्रियल शहरों के उपनाम है ना, वो सीधे तौर पर उनकी खासियत बताते हैं। जैसे मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेंटर है, और टूरिन को इटली का डिट्रॉइट कहा जाता है। डिट्रॉइट ऑफ इटली, बिल्कुल। अब डिट्रॉइट अमेरिका का वो शहर है जिसने पूरी दुनिया को कार्स दी हैं, तो टूरिन भी इटली के ऑटोमोबाइल और मोटर गाड़ी निर्माण का सबसे बड़ा हब है। और इटली की एक और नदी है जिसका जिक्र किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो है टाइबर रिवर। टाइबर नदी, हाँ। ये मेडिटेरेनियन सी में गिरती है, लेकिन इसके तट पर इटली की कैपिटल रोम स्थित है। और सबसे खास बात, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो पूरी दुनिया के कैथोलिक धर्म का सेंटर है, वो भी इसी टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। वेस्टर्न और साउदर्न यूरोप के बाद अब हम रुख करते हैं ईस्टर्न यूरोप के विशाल मैदानों और रशिया की ओर। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। यूरोप में ऐसी कौन सी नदी है जो दुनिया के सबसे अधिक देशों की सीमाओं को छूती या पार करती है? बहुत बढ़िया सवाल है। वो नदी है डैन्यूब रिवर। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि ये दुनिया के सबसे अधिक यानी 10 अलग अलग देशों से होकर गुजरती है। 10 देश? हाँ,
और इसके तट पर 3 देशों की राजधानियां बसी हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, हंगरी की बुडापेस्ट और सर्बिया की बेलग्रेड। ये तीनों कैपिटल्स याद रखना जरूरी है। अच्छा, हंगरी में इसी डेन्यूब रिवर के बेसिन में जो विशाल घास के मैदान पाए जाते हैं ना, उन्हें पुश्ता कहते हैं। ये पॉइंट कई बार परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है। हाँ, पुश्ता ग्रासलैंड्स। और डेन्यूब अपना ये लंबा सफर तय करके अंत में ब्लैक सी में गिरती है। और जब बात यूरोप की सबसे लंबी नदी की आती है, तब किसका नाम आएगा? तब नाम आता है वोल्गा रिवर का। ये नदी रशिया के एक बहुत ही विशाल भूभाग से होकर बहती है। वोल्गा का बेसिन मिनरल ऑयल यानी खनिज तेल के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे कुछ स्पेशल बुलाते होंगे फिर? बिल्कुल, यहाँ इतना ज्यादा तेल है कि इस क्षेत्र को सेकंड बाकू यानी दूसरा बाकू कहा जाता है, क्योंकि अजरबैजान का बाकू शहर तेल उत्पादन का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है। राइट। वोल्गा नदी रशिया से बहते हुए अंत में कैस्पियन सी में विलय करती है। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप और एशिया को बंटने वाली एक और अहम नदी है यूरल रिवर। ये भी कैस्पियन सी में गिरती है और यूरोप तथा एशिया के मध्य एक नेचुरल बॉर्डर का निर्माण करती है। नदियों के इस लंबे सफर के बाद अब हम उन पर्वतों की बात करेंगे जहां से ये नदियां जन्म लेती हैं और जो अपने सीने में खनिजों का अथाह भंडार छिपाए हुए हैं। माउंटेन रेंजेस को याद रखना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें दिक्कत आती है। लेकिन एस्पिरेंट्स, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन देसी मिनोनिक्स है जो यूपी के छात्रों के लिए एकदम सटीक बैठेंगे। शुरू करें फिर पर्वतों से? बिल्कुल। सबसे पहले नॉर्थ में देखते हैं। नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं, जिन्हें क्योलन पर्वत भी कहा जाता है। ये पूरा क्षेत्र आयरन ओर यानी लौह अयस्क और उसमें भी खास तौर पर मैग्नेटाइट के बड़े भंडारों के लिए जाना जाता है। यहाँ की खदानें काफी फेमस हैं। हाँ, यहाँ किरूना और गैलीवारे नाम की बहुत ही प्रसिद्ध खदानें हैं। अब इस क्योलिन या स्कैंडिनेवियन पर्वत को याद कैसे रखा जाए? इसका मिनोमिनिक बड़ा मजेदार है। स्कैंडल के डर से क्यों घूमना। यहाँ स्कैंडल शब्द से आपको स्कैंडिनेवियन याद आ जाएगा और क्यों शब्द से क्योलिन पर्वत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। क्या बात है। इसके बाद अगर हम फ्रांस और स्पेन की प्राकृतिक सीमा को देखें तो वहां पिरेनीज माउंटेन्स एक बहुत ही स्पष्ट दीवार की तरह खड़े हैं, दोनों देशों को अलग करते हैं। पिरेनीज माउंटेन्स ध्यान रखिएगा। और अगर हम सेंट्रल यूरोप के बीचों बीच आएं तो वहां की सबसे प्रमुख और विशाल श्रृंखला है एल्प्स पर्वत। एल्प से ही यूरोप की कई मुख्य नदियां निकलती हैं, जैसे हमने पहले बात की। इसकी सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट पीक का नाम माउंट ब्लैंक है। और इसे याद रखने का निमोनिक भी नोट्स में बहुत शानदार दिया है हमने। शादी में आसपास के रिश्तेदार हमेशा ब्लैंक लिफाफे देते हैं। हाँ, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा। बिल्कुल। यहाँ आसपास से आपको एल्प्स पर्वत याद रखना है और ब्लैंक लिफाफा से सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक। ये ट्रिक्स ना एग्जाम हॉल के प्रेशर में बहुत ज्यादा काम आती है। 100%। और अब चलते हैं यूरोप के सबसे ऊंचे हिस्से पर। रशिया और जॉर्जिया की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कॉकेसस माउंटेन्स कहते हैं। यहीं पर पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रस। इससे याद करने का ट्रिक तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मोहल्ले की काकी सास का ब्रश सबसे ऊंचा है। अब देखिए, यहाँ काकी सास से आपको कॉकेसस याद आएगा और ब्रश से एल्ब्रस, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। बेहतरीन। अब देखिए, इन कॉकेसस पर्वतों को पार करते ही हम रशिया के विशाल क्षेत्रफल में एंटर कर जाते हैं। रशिया का इंडस्ट्रियल और रीजनल ज्योग्राफी उसकी इसी विशालता की कहानी है। ये इतना बड़ा है ना कि इसे जोड़ने के लिए सिर्फ नदियों और सड़कों से काम नहीं चल सकता था। इसीलिए रशिया को ट्रांस साइबेरियन रेलवे के पूरे नेटवर्क की जरूरत पड़ी थी। इतने बड़े देश के एक छोर से दूसरे छोर तक माल पहुंचाना सच में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। बिल्कुल। और इस रेलवे लाइन के जो जंक्शंस हैं वो अपने आप में बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। इसका वेस्टर्न जंक्शन सेंट पीटर्सबर्ग है, जो शिप बिल्डिंग यानी जलयान उद्योग का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और जब ये ट्रेन हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ईस्ट में पैसिफिक ओशन के तट पर पहुंचती है तो इसका ईस्टर्न जंक्शन आता है व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पैसिफिक कोस्टल पोर्ट है ना? हाँ, प्रशांत महासागर तट पर सबसे अहम बंदरगाह। इसके अलावा रशिया के कुछ अंदरूनी औद्योगिक नगर भी हैं, जैसे इवानोवो। इवानोवो के तो हमने पढ़ा है। इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण रशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिल्कुल सही। और अगर प्राकृतिक सीमाओं की बात करें तो एक नदी है, अमूर रिवर।
ये नदी पैसिफिक ओशन में गिरने से पहले रशिया और चाइना के बीच एक बहुत लंबी और नेचुरल बॉर्डर का निर्धारण करती है। अमून नदी को ध्यान में रखें। रशिया की ज्योग्राफी में ना एक और अजूबा है और वो है लेक बाइकाल यानी बाइकाल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। दुनिया के मीठे पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस एक झील में समाया हुआ है। एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है ये। और इसे याद रखने का भी एक सिंपल मेमोनिक है। काम वाली बाई ने कल इतनी गहरी बात कह दी कि सब हैरान रह गए। यहाँ बाई और कल को जोड़ेंगे तो बाइकाल बनेगा और गहरी बात से याद रहेगा कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है। बहुत खूब। तो एस्पिरेंट्स, हमने देखा कि कैसे वाटरवेज ने ट्रेंड शुरू किया, नदियों ने इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को पनपाया, पर्वतों ने खनिजों का भंडार दिया और रशिया ने अपने विशाल क्षेत्रफल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा। ज्योग्राफी में सब कुछ एक दूसरे से डीपली जुड़ा हुआ है। और अब बिना रोके एक तेज, कंप्लीट, क्विक रिवीजन, ताकि सारी चीजें एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपके दिमाग में बैठ जाएं। शुरू करें? बिल्कुल, बुलेट पॉइंट रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट्स, मेडिटेरियन की चाबी। जिब्राल्टर, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कौन जोड़ती है? डोवा स्ट्रेट, यूरोप और एशिया यानी टर्की को कौन बांटता है? बॉस्फोरसन और डार्डनेल्स। परफेक्ट। अब रिवर्स पर आते हैं। यूरोप की लाइफलाइन जिसके मुहाने पर रॉटरडैम है। राइन नदी, इटली की गंगा जो लंबाडी का मैदान सींचती है। पो नदी, 10 देशों से गुजरने वाली नदी जहां हंगरी में पुश्ता घास के मैदान हैं। डैन्यूब, और यूरोप की सबसे लंबी नदी जो सेकंड बाकू कहलाती है। वोल्गा नदी, बहुत बढ़िया। अब माउंटेन्स, एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, मॉन्ट ब्लांक, कॉकेसस पर यूरोप की सर्वोच्च चोटी, माउंट एल्ब्रस, फ्रांस और स्पेन की नेचुरल बॉर्डर, पिरेनीज माउंटेन्स, और आखिर में इंडस्ट्रियल सिटीज, पोलैंड का मैनचेस्टर, लॉर्ड्स, इटली का मैनचेस्टर, मिलान, इटली का डिट्रॉइट टुरिन, और रशिया का मैनचेस्टर। इवानोवो। एक्सेलेंट। तो पूरा ढांचा क्या बना? जलमार्ग से ट्रेड, नदियों से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, पर्वतों से मिनरल्स और रशिया का विशाल नेटवर्क। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में एशिया का भौगोलिक परिदृश्य यानी द मास्टर एटलस को मैप और कहानी के द्वारा समझेंगे। आज का हमारा ये जो सेशन है, इसका मकसद सिर्फ नक्शे को रटना नहीं है, बल्कि उसकी पूरी कहानी को गहराई से समझना है। क्योंकि देखिए, भूगोल यानी ज्योग्राफी सिर्फ पहाड़ और पानी का अध्ययन नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये असल में देशों की अर्थव्यवस्था और उनकी रणनीतिक ताकत तय करता है। बिल्कुल सही। किसके पास कितनी पावर है, ये बहुत हद तक नक्शे पर उसकी स्थिति से तय होता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस पावर गेम को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन समुद्री रास्तों की जिन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है। अगर हम इन स्ट्रेट यानी जलसंधि को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये बिल्कुल किसी हाईवे के टोल प्लाजा या किसी बड़े ट्रैफिक बॉटलनेक की तरह होते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। ये समुद्र के वो संकरे रास्ते हैं जहां से दुनिया भर का व्यापार गुजरता है। तो शुरुआत करते हैं पूर्वी एशिया से। वहां रूस और जापान के आसपास के इलाकों में काफी हलचल रहती है। ऐसा क्यों है? देखिए, पूर्वी एशिया का जलीय विभाजन एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। सबसे पहले आती है टटार यानी तातार जलसंधि। ये सखालिन द्वीप को रूस की मेनलैंड यानी मुख्य भूमि से अलग करती है। अच्छा, और ये ओखोट्स्क सागर को जापान सागर से जोड़ती भी तो है? हाँ, और रूस के लिए ये रास्ता बेहद जरूरी है क्योंकि सर्दी के मौसम में उसके ज्यादातर बंदरगाह बर्फ से जम जाते हैं। ओह, समझ गया। मतलब ये उनके लिए एक लाइफलाइन है। बिल्कुल। इसके बाद सखालिन द्वीप के ठीक नीचे सोया यानी सोया जलसंधि आती है। इसे लापरूस जलसंधि भी कहते हैं, जो सखालिन को जापान के होकाइडो द्वीप से अलग करती है ना? सही कहा। और फिर आती है सुगारू यानी सुगारू जलसंधि। ये जापान के ही दो सबसे बड़े द्वीप होकाइडो और होन्शु को अलग करती है। जापान के पास तो वैसे भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज काफी कम है, तो उसके लिए तो ये रास्ते बहुत अहम होंगे। हाँ, ये रास्ते उसके व्यापार के दरवाजे हैं। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ आए तो चीन और उसके आसपास का एरिया आता है। यहाँ सबसे पहले कोरिया स्ट्रेट यानी कोरिया जलसंधि है, जो चीन और कोरिया के आसपास का व्यापार संभालती है। और ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जलसंधि भी तो है। बिल्कुल, जो चीन और ताइवान को अलग करती है। ये रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। और अंत में है लूजोन स्ट्रेट यानी लूजोन जलसंधि, जो ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है।
इतने सारे नाम याद रखना तो किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, पर हमारे पास एक मेमोरी ट्रिक है। ताऊ सोया शुगर में कोरी ताई लुटी। अरे वाह, ये मिनमोनिक बहुत असरदार है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ताऊ से तातार जल संधि, सोया से सोया जल संधि, शुगर से सुगारू जल संधि, कोरी से कोरिया, ताई से ताइवान और लुटी से लुजोन जल संधि। इस एक लाइन से आप पूरे पूर्वी एशिया का नक्शा याद रख सकते हैं। एकदम आसान। अब इन रास्तों से निकलकर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी एशिया की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कौन से बॉटलनेक्स हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पहले आती है मकासर यानी मकासार जल संधि, फिर सुंडा यानी सुंडा जल संधि जो जावा और सुमात्रा के बीच है। लेकिन सबसे बड़ा नाम तो मलक्का स्ट्रेट यानी मलक्का जल संधि का आता है ना, जो मलेशिया और सुमात्रा के बीच है। हाँ, दुनिया भर का लगभग 1/3 समुद्री व्यापार इसी अकेले रास्ते से गुजरता है। चीन और जापान का ज्यादातर तेल यहीं से आता है। मतलब अगर मलक्का में कोई रुकावट आ जाए तो आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक सकती है। बिल्कुल। और इसके बाद सिंगापुर और मलेशिया के बीच जोहोर यानी जोहोर जल संधि आती है। समझ गया। और पश्चिम एशिया की बात करें तो वहां हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल संधि है, संयुक्त अरब इमारात और ईरान के बीच। देखिए, होर्मुज का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। ईरान का बंदर अब्बास यानी बंदर अब्बास बंदरगाह इसी के पास स्थित है। अच्छा, तो ईरान यहाँ से पूरे समुद्री ट्रैफिक पर नजर रख सकता है? बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर इस चोक पॉइंट को कंट्रोल भी कर सकता है। इसके लिए भी हमारे पास एक कमाल की ट्रिक है। मक्का सुंदर मलाई, जोहोर में और मजे में बंदर। मक्का से मकासार, सुंदर से सुंडा, मलाई से मलक्का, जोहोर से जोहोर जल संधि और मजे से होर्मुज और बंदर से बंदर अब्बास। एकदम सटीक। तो समुद्री रास्तों के बाद अब जमीन के अंदर चलते हैं। रिवर यानी नदियों की बात करते हैं जो असल में अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। चीन से शुरू करें। हाँ, चीन का आर्थिक तंत्र समझने के लिए नदियों को समझना जरूरी है। सबसे उत्तर में है हुआंग हो यानी हुआंग हो नदी। इसे पीली नदी भी कहते हैं क्योंकि ये गोभी मरुस्थल से पीली मिट्टी लाती है ना? दुनिया की सबसे कीचड़ युक्त नदी। बिल्कुल। पर इसका एक खौफनाक पहलू भी है। रास्ता बदलने के कारण इसे चीन का शोक यानी सॉरो ऑफ चाइना कहा जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके बेसिन में शांसी शेंसी जैसे बड़े कोयला भंडार और बीजिंग स्थित है। तो अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है यांगजे क्यांग यानी यांगजी नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। पर मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या सिर्फ लंबा होना ही किसी नदी को इतना महत्वपूर्ण बना देता है? नहीं नहीं, देखिए, सिर्फ लंबाई से कुछ नहीं होता। इसकी असली अहमियत ये है कि इसके किनारे दुनिया का सबसे बड़ा बांध थ्री गॉर्जेस डैम यानी श्री गॉर्जेस डैम है। अरे वाह, मतलब ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत। बिल्कुल, और इसके मुहाने पर शंघाई है जिसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। नदी के किनारे वुहान का लौह इस्पात उद्योग और चौंकिंग का कागज उद्योग बसा है। मतलब ये पूरी तरह से एक इंडस्ट्रियल हाईवे है। एकदम सही। और दक्षिणी चीन में सीकियांग यानी सीकियांग नदी प्रवाहित होती है जहां ग्वांगजू बंदरगाह स्थित है। तो इसे याद रखने की ट्रिक है, पीली यांगजी ने सीखी 3 बातें। बहुत आसान। पीली से हुआंग हो, यांगजी से यांगजी नदी, सीखी से सीकियांग और 3 से श्री गॉर्जेस डैम। चावल का कटोरा यानी राइस बोल्स कहा जाता है। यहाँ मेकोंग यानी मेकांग नदी बहुत अहम है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और 6 देशों से होकर गुजरती है। और थाईलैंड में चाओ फ्राया यानी चोयो फ्राया नदी है। हाँ, जो वहाँ की प्रमुख नदी है। म्यांमार की बात करें तो वहाँ की सबसे लंबी नदी साल्वीन यानी साल्वीन है। और म्यांमार के मध्य से इरावदी यानी इरावदी नदी बहती है जिसके किनारे रंगून स्थित है। बिल्कुल। इन चावल के कटोरों को याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? ट्रिक है, मेकोंग मेंढक ने चाय पीकर साल भर इरादे मजबूत किए। मेकोंग से मेकोंग, चाय से चोयो फ्राया। साल भर से साल्वीन और इरादे से इरावदी नदी। बहुत बढ़िया। अब पश्चिम एशिया की तरफ आएं तो इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। हाँ, यहाँ 2 ऐतिहासिक नदियां हैं, टिग्रिस यानी दजला और यूफ्रेटिस यानी फरात नदियां, जिनका संगम अलबासरा यानी अलबसरा में होता है ना? और आज भी इस क्षेत्र का सबसे सघन जनसंख्या वाला हिस्सा है। तो नदियों की इन उपजाऊ घाटियों से निकलकर अब हम एशिया के चरम यानी एक्सट्रीम्स की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे लेक यानी झीलों की। एशिया में तो एक्सट्रीम्स की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। गहराई का चरम देखें तो रूस में लेक बाइकाल यानी बैकाल झील है। ये -1642 मीटर गहरी है, विश्व की सबसे गहरी झील। बाप रे। और अगर हम समुद्र तल से गिरावट की बात करें तो जॉर्डन इजराइल सीमा पर डेड सी यानी मृत सागर है। ये दुनिया की सबसे नीची झील है। और खारेपन में सबसे आगे कौन है? लवणता का चरम है तुर्की की लेक वैन यानी वैन झील। ये सबसे खारी झीलों में से एक है। और एक झील और है जिसका सीमावर्ती महत्व बहुत है, अरल सी यानी अरल सागर। हाँ, ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान सीमा पर है। हालांकि ये अब काफी हद तक सूख चुकी है, जो कि एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता है। इन्हें क्रम में याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है। बेकार डेड वैन अड़ गई। अच्छा, बेकार से बैकाल जो सबसे गहरी है, डेड से मृत सागर जो सबसे नीची है, वैन से वैन झील जो सबसे खारी है, और अड़ से अरल सागर जो सीमा पर है। एकदम सही क्रम है। तो झीलों के बाद मरुस्थल की बारी आती है। सऊदी अरब में एक बहुत ही भयंकर मरुस्थल है, रुब अल खाली यानी रुब अल खाली। हाँ, ये विश्व का सबसे विस्तृत रेतीला मरुस्थल है। पर मेरा एक सवाल है, इसे एम्प्टी क्वार्टर क्यों कहा जाता है? देखिए, यहाँ की जलवायु इतनी ज्यादा कठोर है और रेतीला विस्तार इतना विशाल है कि यहाँ इंसान का रहना नामुमकिन है। मतलब पूरी तरह से मानव शून्यता। बिल्कुल, ये इलाका पूरी तरह से निर्जन है, इसीलिए इसे एम्प्टी क्वार्टर का नाम मिला। अब मरुस्थलों का निर्माण तो अक्सर माउंटेन यानी पर्वतों की वजह से होता है। तो अब एशिया के पहाड़ों को देखते हैं। पठार जलवायु को बहुत हद तक नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले आता है पामीर प्लेटो यानी पामीर का पठार, जिसे संसार की छत भी कहा जाता है। हाँ, और यहाँ से मध्य एशिया की रणनीतिक श्रेणियां निकलती हैं, जैसे कराकोरम यानी काराकोरम और कुनलुन यानी कुनलुन। और अगर हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा की तरफ जाएं, तो वहाँ हिंदू कुश यानी हिंदू कुश और सुलेमान यानी सुलेमान श्रेणी है। जहाँ ऐतिहासिक खैबर पास यानी खैबर दर्रा स्थित है। बिल्कुल, जिसने इतिहास में व्यापार और आक्रमणों दोनों का रास्ता तय किया। इसके अलावा ईरान की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं एलबुर्ज यानी एलबोर्ज और जाग्रोस यानी जाग्रोस। इन सबको एक साथ याद रखने की ट्रिक है पामीर के एल्बम में जासूस, हिंदू सुलेमान, काराकुल का। पामीर से पमीर का पठार, एल्बम से एलबुर्ज, जासूस से जाग्रोस, और हिंदू से हिंदुकुश, सुलेमान से सुलेमान श्रेणी, कारा से काराकोरम और कुल से कुल्लुन। एकदम परफेक्ट। तो हमने जल संधियां, नदियां, झीलें और पहाड़ देख लिए। अब बात करते हैं 2026 के सबसे ताजा आर्थिक अपडेट की। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कजाकिस्तान का कारागोंडा बेसिन यानी कारागांडा बेसिन आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ, 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार कारागोंडा बेसिन मध्य एशिया का सबसे सक्रिय कोयला उत्पादक क्षेत्र बन गया है। अच्छा, तो क्या यहाँ से कोयले का निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का निरंतर निर्यात हो रहा है, जो वैश्विक औद्योगिक प्रदेशों को ऊर्जा आपूर्ति कर रहा है। मतलब ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा एनर्जी हब बन रहा है। एकदम सही। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक मास्टर समरी कर लेते हैं। बिल्कुल, श्रोताओं के लिए यह रिवीजन बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हमने चोक पॉइंट्स देखे, तातार, सोया, सुगारू, कोरिया, ताइवान और लुजोन। फिर दक्षिण में मकासार, सुंडा, मलक्का, जोहोर और हुर्मुज जलसंधि। हाँ, और हुर्मुज के पास बंदर अब्बास बंदरगाह। फिर हमने जीवनदायिनी नदियां देखी, ह्वांगहो और यांगजी। दक्षिण पूर्व में मेकांग, चायोफ्राया, साल्वीन और इरावदी। और पश्चिम में दजला फरात का मेसोपोटामिया मैदान। उसके बाद हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स देखे, सबसे गहरी बैकाल, सबसे नीची मृत सागर, सबसे खारी वैन झील और सूखता हुआ अरल सागर। और साथ ही रुब अल खाली मरुस्थल। पर्वतों में हमने पामीर पठार, काराकोरम, कुनलुन, हिंदुकुश, सुलेमान, एलबुर्ज और जाग्रोस को समझा। और अंत में कजाकिस्तान का नया ऊर्जा केंद्र करागांडा बेसिन। तो आज हमने देखा कि कैसे नदियां अर्थव्यवस्था चलाती हैं और जल संधियां व्यापार को नियंत्रित करती हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या? जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण डेड सी और अरल सी जैसी झीलें सूख रहे हैं,
जो कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और कारागांडा जैसे नए ऊर्जा केंद्र उभर रहे हैं, तो क्या आने वाले दशकों में एशिया का यह नक्शा देशों की सीमाओं से ज्यादा इन बदलते प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर फिर से खींचा जाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर विचार है, क्योंकि जब भूगोल बदलता है तो इतिहास को भी बदलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। इस टॉपिक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भूगोल को मैप और कहानी के द्वारा समझेंगे। हम आज एक ऐसी डीप डाइव में उतर रहे हैं जहां मैप रीडिंग एक बोझ नहीं बल्कि एक कहानी बन जाएगी। अक्सर क्या होता है ना, जब हम ज्योग्राफी यानी भूगोल की बात करते हैं तो लगता है कि बस ढेर सारे नाम, जल संधियां और मरुस्थल रटने पड़ेंगे। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती होती है प्रेपरेशन में। भूगोल को रटना नहीं होता है। अगर हम नक्शे को एक लॉजिकल सीक्वेंस यानी तार्किक क्रम में पढ़ें तो हर पहाड़ और नदी की स्थिति का एक ठोस कारण समझ में आता है। इस सेशन का मकसद यही है कि हम उन मास्टर क्लास नोट्स को एक विजुअल कहानी में बदल दें। लिए मैप खोलते हैं। अब किसी भी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप को समझना हो तो सीधे उसके अंदर कूदने से बेहतर है कि पहले उसकी बाहरी हदें देखी जाएं, उसकी बाउंड्रीज। मेरे सामने जो नक्शा है उसमें उत्तर और दक्षिण में मुझे स्ट्रेट्स दिख रही हैं, जिसे हम स्ट्रेट यानी जलसंधि कहते हैं। बिल्कुल, किसी भी जमीन की शेप इन्हीं स्ट्रेट से क्लियर होती है। स्ट्रेट यानी जल संधि वो पतला जल मार्ग होता है जो दो जमीनी टुकड़ों को अलग करता है और दो बड़े समुंदरों को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के केस में सबसे पहले उत्तर यानी नॉर्थ में देखते हैं। वहां टॉरेस स्ट्रेट यानी टॉरेस जलसंधि स्थित है। अच्छा, उत्तर के बिल्कुल टॉप पर। ये किसको अलग कर रही है वहां? ये ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क पेनिनसुला को, जो क्वींसलैंड का हिस्सा है, उसके ठीक ऊपर स्थित पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। और अगर जल निकायों की बात करें तो ये स्ट्रेट आराफुरा सी और गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया को पूरब के कोरल सी से जोड़ती है। ये एक बहुत ही वाइटल ट्रांजिट पॉइंट है। नक्शा देखकर एक बहुत अच्छी इमेज दिमाग में बन रही है। अगर हम पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा सा घर मान लें तो ये टॉरस स्ट्रेट उस घर की छत का एंटेना या टावर है, सबसे ऊपर लगा हुआ। अब घर में सिर्फ छत तो होती नहीं है, उसका एक बेस या बेसमेंट भी होता है। हाँ, और उस बेस पर आने के लिए हमें सीधा दक्षिण यानी साउथ आना पड़ेगा। वहां हमें दूसरी महत्वपूर्ण स्ट्रेट मिलती है जिसे बास स्ट्रेट यानी बास जलसंधि कहते हैं। ये स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड, खासकर विक्टोरिया स्टेट को उसके नीचे स्थित तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। वो तो मेनलैंड और तस्मेनिया के बीच में बैस स्ट्रेट है, और पानी को देखें तो ये टैस्मेन सी को ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ रही है ना? एकदम सही पकड़ा। पूरब का टैस्मेन सी और पश्चिम की ऑस्ट्रेलियन बाइट। इस तरह उत्तर और दक्षिण की बाउंड्रीज पूरी तरह क्लियर हो जाती हैं। और इन दोनों को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने के लिए हमारे नोट्स में एक शानदार निमोनिक यानी स्मरण सूत्र दिया गया है। अरे वाह, ट्रिक्स का तो हमेशा इंतजार रहता है। क्या है वो सूत्र? ध्यान से सुनिए। बॉस हमेशा मुख्य मेनलैंड कुर्सी पर बैठता है और तसल्ली तस्मेनिया से काम करता है, जबकि टॉवर पर पापुआ का नेटवर्क आता है। क्या बात है, टॉवर पर पपुआ का नेटवर्क आता है। ये तो अब कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। टॉवर से टॉरस और बेस वाली कुर्सी से बास। अब चूंकि हमने बाहरी बाउंड्री सेट कर लिए तो देश के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही मैं उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट से अंदर आता हूँ, मैप पर ये पूरा इलाका एकदम खाली और पीला दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी और मध्य हिस्सा एक विशाल सूखा और बंजर इलाका है। यहाँ विशाल मरुस्थल यानी डेजर्ट और प्लेटोज हैं। इसको समझने के लिए हम एक भौगोलिक क्रम में उत्तर पश्चिम से दक्षिण की तरफ चलेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर स्थित है किम्बरले प्लेटो यानी किम्बरले पठार। ये पत्थर का क्षेत्र है। उसके ठीक नीचे शुरू होता है पहला बड़ा डेजर्ट जिसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर उसके और दक्षिण में आता है गिब्सन डेजर्ट। अच्छा, पहले किम्बरले, फिर सैंडी, फिर गिब्सन, और उसके नीचे? सबसे दक्षिण में आता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो ये एक पूरी लाइन बन गई। इन चार के अलावा इन्हीं के ठीक पूरब की तरफ दो और महत्वपूर्ण मरुस्थल है, तैनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। मैप पर देखा जाए तो ये तो मरुस्थलों का एक पूरा नेटवर्क है। लेकिन यहाँ इन सब के बीच में एक बहुत अजीब सी चीज दिख रही है। एक झील है जिसका नाम लिखा है लेक डिसअपॉइंटमेंट, मतलब निराशा की झील।
ये कैसा नाम हुआ? इसके पीछे का इतिहास और भूगोल दोनों बड़े दिलचस्प हैं। दरअसल वहां के शुरुआती खोजकर्ताओं को उम्मीद थी कि इस विशाल बंजर जमीन के बीच में उन्हें मीठा पानी मिलेगा। पर जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि इस झील का पानी बेहद खारा है। उसी निराशा के कारण इसका नाम लेक डिसअपॉइंटमेंट पड़ गया। तो वहां सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा हाथ लगती है। ये उपमा बहुत सटीक है और इस पूरी सूखी सीढ़ी को क्रम से याद रखने के लिए हमारे पास एक और बढ़िया मिनोमिक है। सैंडी ग्रेट सैंडी, बाबू ने गिब्सन गिटार बजाते हुए ग्रेट विक्टोरिया मेमोरियल पर ताना मारा तो सिम्पसन अंकल को भारी निराशा हुई। सिम्पसन अंकल को भारी निराशा हुई। बहुत बढ़िया। इस एक लाइन में 6 के 6 लोकेशन सेट हो गए। लेकिन एक बात बताइए, अगर यहां सिर्फ इतनी भयंकर गर्मी, खारा पानी और निराशा है तो लोग यहां जाते क्यों हैं? नक्शे में यहां कुछ कमर्शियल एक्टिविटी दिख रही है। यही तो प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इस इतने कठोर मरुस्थल के ठीक बीच में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है। मैं यहाँ महत्वपूर्ण खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ। खजाना? किस तरह का खजाना? सोना। दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण खदानें यानी गोल्ड माइंस यहीं स्थित हैं। उनके नाम है कैलगोरली और कूलगार्डी। इस सूखे बंजर इलाके की ठीक नीचे सोने के विशाल भंडार हैं। ओह वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी दहकती हुई भट्टी में से सोना निकालना। ऊपर झुलसती गर्मी और नीचे सोना। और सिर्फ सोना ही नहीं, अगर मैं थोड़ा ऊपर उत्तर की तरफ देखूं तो वहां आर्नम लैंड मार्क किया हुआ है। बहुत कमाल का औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल कनेक्शन बनता है। वहां डार्लिंग रेंज नाम की एक पहाड़ी श्रृंखला है। डार्लिंग रेंज? अच्छा, मैप में पर्थ शहर के ठीक ऊपर। बिल्कुल। इस डार्लिंग रेंज का प्रभाव ये होता है कि इसके ठीक नीचे स्थित पर्थ शहर में भूमध्य सागरीय जलवायु यानी मेडिटरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है। वेट, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? एक तरफ इतना सूखा और गर्म मरुस्थल और ठीक बगल में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। जहां तक मुझे याद है, ऐसी जलवायु तो दुनिया के कुछ ही हिस्सों में मिलती है जहां सर्दी में बारिश होती है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। यही तो यहाँ के ओशन करंट्स और इस डार्लिंग रेंज का कमाल है। और इस विशिष्ट जलवायु के कारण ही पर्थ रसदार फलों यानी सिट्रस फ्रूट्स के बागानों और खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के लिए एकदम आदर्श जगह बन जाता है। अरे वाह, तो एक तरफ मरुस्थल, दूसरी तरफ मौसम्बी और संतरे के बाग। हाँ, और इन्हीं सब कमर्शियल प्रोडक्ट्स और मिनरल्स के व्यापार को दुनिया भर में भेजने के लिए पर्थ के ठीक पास एक ऑक्सिलरी पोर्ट यानी सहायक बंदरगाह विकसित किया गया है जिसका नाम है फ्रीमैंटल। तो ये एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया। डार्लिंग रेंज, फिर पर्थ का फूड प्रोसेसिंग और वहां से फ्रीमैंटल पोर्ट। इन सभी जगहों को याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। इस निमोनिक को ध्यान से सुनिए। कूल काली माता मो सोने के आभूषण पहनती हैं और आनंद से बॉक्साइट के बर्तन में खाना खाती हैं। आनंद से बॉक्साइट के बर्तन में? क्या बात है। इस एक लाइन से दोनों सोने की खदानें, कालगोरली और कूलगाढ़ी, और बॉक्साइट का आर्नम लैंड, तीनों याद हो गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पश्चिम और मध्य के इस मरुस्थल से निकलकर नक्शे में जब हम पूरब यानी ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो लैंडस्केप यानी परिदृश्य पूरी तरह बदल रहा है। यहाँ अचानक से ऊंचे पहाड़ और झीलें दिख रही हैं। हाँ, पूर्वी हिस्से में भू आकृतियां यानी लैंडफॉर्म्स पूरी तरह अलग हैं। यहाँ का सबसे पहला और आकर्षक फीचर है एयर्स रॉक, जिसे वहां के मूल निवासी उलुरु भी कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये एक इंसिलबर्ग है। इंसिलबर्ग, ये टर्म थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ये बनता कैसे है? एयर्स रॉक की तस्वीर देखी है मैंने। ऐसा लगता है जैसे इतने बड़े सपाट मैदान में एक अकेला योद्धा सीना ताने खड़ा हो। अकेला योद्धा, ये उपमा इंसिलबर्ग को समझने के लिए बिल्कुल सटीक है। होता क्या है कि समय के साथ हवा और पानी के प्रभाव से जमीन की नरम चट्टानें घिस घिस कर मैदान बन जाती हैं। इस प्रक्रिया को अपरदन यानी इरोजन कहते हैं। पर उस मैदान में जो चट्टान सबसे कठोर होती है वो इस इरोजन को झेल जाती है और घिसने से बच जाती है। अच्छा, तो बाकी सब घिस गया और वो एक कठोर चट्टान वैसे ही खड़ी रह गई। बिल्कुल। अपरदन से निर्मित इस अवशिष्ट स्थलाकृति यानी रेजिडुअल लैंडफॉर्म को ही इंसिलबर्ग कहते हैं। एयर्स रॉक इसी का एक बेहद सुंदर उदाहरण है, जो वहां का एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र भी है। समझ गया। और इस अकेले योद्धा से आगे बढ़ें तो नक्शे में एक विशाल झील दिख रही है।
और ये लेक डिसअपॉइंटमेंट जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। ये लेक एयर यानी आयर झील है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है और मजेदार बात यह है कि ये इस पूरे महाद्वीप का सबसे निचला स्थान यानी लोएस्ट पॉइंट भी है। इसके थोड़ा आगे चले तो पहाड़ों की एक खास श्रेणी आती है, फ्लिंडर्स रेंज। फ्लिंडर्स रेंज की क्या विशेषता है? ये ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंशोथ पर्वत का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस जाता है और दूसरा हिस्सा अपनी जगह पर खड़ा रहकर पहाड़ जैसा लगने लगता है तो उसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। और इसके ठीक बाद आती है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये नक्शे पर तो एक लंबी दीवार की तरह दिख रही है। देश के पूरे पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट को कवर कर रही है। इसका फैलाव कहां से कहां तक है? ये उत्तर में क्वींसलैंड के केप यॉर्क से शुरू होती है, फिर वहां से नीचे न्यू साउथ वेल्स से होते हुए दक्षिण में विक्टोरिया तक जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि विक्टोरिया में इस श्रृंखला को ऑस्ट्रेलियन एल्प्स कहा जाता है और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में देश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, माउंट कॉन्शुस्को। माउंट कॉन्शुस्को नाम थोड़ा यूनिक है। इन 4-5 लैंडफॉर्म्स को एयर्स रॉक, लेक एयर, फ्लिंडर्स रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और माउंट कॉन्शुस्को, इनको एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके लिए भी सूत्र है हमारे पास, सुनिए। ग्रेट काम करने वाले हमेशा कोशिश करते हैं, फ्री में बैठकर ऐश नहीं करते। फ्री में बैठकर ऐश नहीं करते, वाह। फ्री से फ्लिंडर्स, ऐश से आयर्स और आयर दोनों आ गए, और कोशिश से कॉसियोस्को। परफेक्ट। अब यह मैप देखकर एक बहुत लॉजिकल सवाल दिमाग में आ रहा है। आपने इस पहाड़ को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा, नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ डिवाइड कर रहा है। क्या ये वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक का काम करता है? आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी। ये पर्वत श्रृंखला एक विशाल दीवार की तरह काम करती है जो बादलों को रोकती है और पानी को बांटती है। इसी से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम जन्म लेता है। इस पहाड़ के पश्चिमी ढलानों से 2 बहुत महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, मरे और डार्लिंग। अच्छा, तो मरे और डार्लिंग नदियों का उद्गम यानी ओरिजिन इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होता? हाँ, ये नदियां आगे बहकर आपस में मिल जाती हैं और एक विशाल कृषि क्षेत्र बनाती हैं। इन नदियों के आसपास के उपजाऊ घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। यही वो डाउन्स हैं जहां ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा खेती होती है। और आखिर में ये पानी बहकर दक्षिण की स्पेंसर गल्फ यानी स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाता है। जहां नदियां हैं वहां खेती तो होगी ही, पर नोट्स में खेती और पानी के संदर्भ में एक टर्म बार बार आ रहा है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। यहां पाताल तोड़ कुओं की बात की गई है। असल में ये पाताल तोड़ कुएं काम कैसे करते हैं? बिना मोटर के पानी बाहर कैसे आ सकता है? इसे समझने के लिए धरती की संरचना को देखना होगा। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन में जो पानी होता है वो मिट्टी में नहीं बल्कि 2 अपारगम्य चट्टानों यानी इम्पर्मिएबल रॉक लेयर्स के बीच में दबा होता है। इम्पर्मिएबल मतलब जिसके आर पार पानी नहीं जा सकता। ये बिल्कुल एक दबाव वाले चेंबर की तरह होता है। जब इन चट्टानों के बीच में पटल तोड़ कुएं, जिन्हें आर्टेजियन वेल्स कहते हैं, खोदे जाते हैं तो उस भारी दबाव यानी प्रेशर की वजह से पानी अपने आप फव्वारे की तरह सतह से बाहर आ जाता है। अरे, इसको तो मैं एक आम जिंदगी की चीज से रिलेट कर सकता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक प्लास्टिक की पानी की बोतल है जो पूरी भरी हुई है और ढक्कन बंद है। वो प्लास्टिक की दीवार ही वो अपारगम्य चट्टान यानी इम्पर्मिएबल रॉक है। अब अगर मैं उस बोतल को दोनों हाथों से जोर से दबाऊं, प्रेशर बनाऊं और कोई इसमें एक छेद कर दे तो पानी सीधा फव्वारे की तरह बाहर आएगा ना। उसके लिए किसी मोटर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। ये प्लास्टिक बोतल वाली उपमा इस प्रेशर के कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्ट समझाती है। एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म पटालतोड़ कुओं में काम करता है। और इस पूरे नदी तंत्र को याद रखने का सूत्र है, मुरारी और डार्लिंग ने डिवाइडिंग रेंज से पानी लाकर डाउन्स के मैदान में खेती की। नदियां और खेती का कॉन्सेप्ट तो एकदम बिल्कुल बैठ गया दिमाग में। अब आते हैं इस मैप की सबसे आखिरी लेयर पर, राजनीतिक विभाजन यानी पॉलिटिकल डिविजन्स। एक बात नोटिस की आपने, इन सभी पहाड़ों और मरुस्थलों ने ही ये तय किया है कि लोग कहां रहेंगे। नक्शे पर आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन देखकर मुझे ये पूरा देश एक डोनट जैसा लग रहा है। डोनट? वो कैसे? मिचिना, डोनट के बीच में छेद होता है, वो बिल्कुल खाली होता है।
यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया का पूरा सेंटर खाली और बंजर मरुस्थल है और डोनट की सारी मिठास उसके बाहरी किनारे पर होती है। यहाँ भी देश के सारे शहर, राजधानियां और आबादी बाहरी किनारों यानी तटीय इलाकों पर ही बसी हैं। अरे वाह, ये विजुअल तो बिल्कुल सटीक है। ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर आबादी सच में किनारों पर ही बसी है। अगर हम राज्यों और उनकी राजधानियों का मैट्रिक्स देखें तो वो सब तटीय यानी कोस्टल हैं। शुरू करते हैं पूरब और दक्षिण से। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, उसके नीचे न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, और नीचे विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न और साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड। और अगर पश्चिम की तरफ जाएं तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, वो तो हमने देख ही लिया था। और उत्तर में नॉर्दर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन स्थित है। ये 6 प्रमुख प्रांतीय राज्य यानी प्रोविंशियल स्टेट्स हो गए। पर इन सबको चलाने के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी यानी नेशनल कैपिटल भी तो चाहिए ना। हाँ, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगर मैं इसका एक प्रशासनिक पदानुक्रम यानी फ्लो चार्ट दिमाग में बनाऊं तो सबसे ऊपर राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा आएगी और उसके अंडर ये 6 राज्य काम करेंगे जिनकी अपनी तटीय राजधानियां हैं। मैप पर यह व्यवस्था बड़ी साफ दिखती है। बिल्कुल। तो ये थी पूरी ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक कहानी। लेकिन मैप पर थोड़ा और पूर्व में जाएं, टैस्मैन सी पार करके, तो इनका पड़ोसी देश न्यूजीलैंड आता है। न्यूजीलैंड। एक जनरल धारणा यह होती है कि न्यूजीलैंड बस ऑस्ट्रेलिया का ही एक छोटा सा रूप है। मैप में क्या सच में वैसा ही है? ये एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है। न्यूजीलैंड भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह अलग है। जहां ऑस्ट्रेलिया अपने सूखे मरुस्थलों के लिए जाना जाता है, न्यूजीलैंड अपनी हरियाली और पर्वत श्रृंखलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ के क्रम में समझना चाहिए। मैप में मुझे 3 द्वीप यानी आइलैंड्स दिख रहे हैं, 2 बड़े और एक छोटा। इनकी विशेषता क्या है? सबसे ऊपर है उत्तरी द्वीप यानी नॉर्थ आइलैंड। ये इनकी पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज का मुख्य केंद्र है। यहाँ इनका सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड स्थित है और देश की राष्ट्रीय राजधानी वेलिंगटन भी इसी आइलैंड के दक्षिणी छोर पर है। अच्छा, मतलब पॉलिटिक्स और कॉमर्स उत्तर में है और उसके नीचे जो दूसरा बड़ा द्वीप है वो जो हरा भरा दिख रहा है वो है दक्षिणी द्वीप यानी साउथ आइलैंड। यही वो हिस्सा है जो न्यूजीलैंड को असली पहचान देता है। यहाँ एक बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसे सदर्न एल्प्स कहते हैं और इन पहाड़ों के ठीक नीचे बनते हैं कैंटरबरी के मैदान यानी कैंटरबरी प्लेन्स। कैंटरबरी प्लेन्स, वहां क्या खास होता है? ये मैदान कृषि और पशुपालन, खास तौर पर डेयरी फार्मिंग के लिए दुनिया भर में महत्वपूर्ण है। इन्हीं मैदानों की वजह से न्यूजीलैंड विश्व के सबसे बड़े डेयरी निर्यातकों में आता है। और इसके अलावा बिल्कुल दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप और है जिसे स्टुअर्ट आइलैंड कहते हैं। तो नॉर्थ आइलैंड में शहर, साउथ आइलैंड में सदर्न एल्प्स और डेयरी वाले कैंटरबरी मैदान और आखिर में स्टुअर्ट आइलैंड। इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? इसका स्मरण सूत्र है, साउथ के कैंटर ट्रक में बैठकर स्टीव बाबू वेलिंगटन पहुंच गए। स्टीवर्ट बाबू वेलिंगटन पहुंच गए। बहुत आसान। अब चूंकि हमने पूरे मैप को एकदम बारीकी से पढ़ लिया है, टॉरेस स्ट्रेट से लेकर न्यूजीलैंड तक, तो एग्जाम में बैठने से पहले एक कंप्लीट क्विक रिवीजन यानी तेज समरी हो जाए। एकदम तेज गति से चलते हैं। चरण 1, सीमाएं। उत्तर में टॉरेस जल संधि और दक्षिण में बास जल संधि। चरण 2, मरुस्थल की सीढ़ी, किम्बली पठार, फिर ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, बगल में तनामी और सिम्पसन और बीच में खारे पानी की लेक डिसअपॉइंटमेंट। चरण 3, खजाना और शहर। कालगुरली और कोलगाड़ी में सोना, आर्नम लैंड में बॉक्साइट और पर्थ में भूमध्य सागरीय जलवायु और सिट्रस फ्रूट्स, जिसे फ्रेमेंटल पोर्ट से भेजा जाता है। चरण 4, भू आकृतियां, अयर्स रॉक जैसा इंसलबर्ग, सबसे निचली लेक एयर, ब्लॉक माउंटेन फ्लिंडर्स रेंज और सबसे बड़ी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिस पर माउंट कोशिस्को स्थित है। चरण 5, नदियां और खेती। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकली मरी डार्लिंग नदियां जिन्होंने डाउन्स मैदान में खेती की, और ग्रेट आर्टिशियन बेसिन के पाताल तोड़ कुएं जो प्रेशर से पानी निकालते हैं। चरण 6, पॉलिटिकल डोनट, 6 राज्य किनारों पर और राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा। और आखिर में चरण 7, न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड और स्टुअर्ट आइलैंड,
जहां हमने सदर्न एल्प्स और कैंटरबरी के डेयरी मैदान देखे। इस क्विक रिवीजन के साथ ये पूरा मैप एक कंप्लीट कहानी की तरह दिमाग में हमेशा के लिए छप गया होगा। अब एग्जाम में कोई भी लोकेशन आए, आप उसके आगे पीछे का पूरा लॉजिक जानते हैं। इस डीप डाइव ने सच में एक बोझ लगने वाले टॉपिक को बहुत ही क्लियर और लॉजिकल बना दिया है। इस बेहतरीन मैप रीडिंग सेशन और ट्रिक्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस सेशन में बहुत मजा आया। उम्मीद है नक्शे को देखने का सबका नजरिया बदल गया होगा। इस टॉपिक से इतना ही, धन्यवाद।